हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल दोस्तों। होप तो सब लोगों के हाल चाल बढ़िया होंगे। सब लोग लग के मैथ्स ओलंपियाड की तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो यार आज का क्या काम है। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। बेसिकली आईएसआई सीएमआई पीवाईक्यूज में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो पोर्शन है, स्ट्रेट लाइंस, उसके इर्द गिर्द के जो भी सवाल हैं वो सवाल आज हम क्या करेंगे, इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और स्ट्रेट लाइंस के क्वेश्चन तो मैं बोलूँ ज़्यादा नहीं है। स्ट्रेट लाइंस की जो शुरुआत है ना, जो बेसिक कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, बेसिक कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, उससे रिलेटेड है ना कुछ बढ़िया क्वेश्चन, लोकस के ऊपर बढ़िया क्वेश्चन है ना, जनरली एग्जामिनर पूछ रहे हैं आईएसआई और सीएमआई के पेपर्स में। ठीक है, हम देखेंगे आज कि कौन कौन से वो क्वेश्चंस हैं जो अभी तक पूछे जा चुके हैं। ठीक है, और बेसिकली उसी से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमें इस चैप्टर को प्रिपेयर करना चाहिए। ठीक है, तो भाई अगर देखा जाए सबसे पहली चीज़, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहला काम क्या है, क्या पढ़ना पड़ेगा ना। तो यार सबसे पहली चीज़ तो ये है कि भाई बेसिक ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना। बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या 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 आएगा सर, है ना। बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या आएगा, तो मैंने कहा देख भाई, बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम में है ना, मैं बता देता हूँ। एक तो जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला है, ठीक है, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है, ठीक है, ठीक है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, एरिया ऑफ अ पॉलीगन, ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, उसके अलावा अगर देखा जाए तो इससे आगे क्या पता होना चाहिए, इससे आगे सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल है ना, सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल है ना, सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल है ना। ठीक है, और क्या पता होना चाहिए सर सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल के अलावा। सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल में बेसिकली सेंट्रॉइड है ना, इन सेंटर, एक्स सेंटर, सरकम सेंटर है ना, ऑर्थो सेंटर, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा और क्या पता होना चाहिए सर मेरे को बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम में है ना। तो यार देखो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेस पता होना चाहिए, ठीक है ना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेस, ठीक है ना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेस ये आपको आना चाहिए। ठीक है, और सर इसके अलावा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेस के अलावा और क्या पता होना चाहिए बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम में यार आपको। इसके अलावा देखो यार, आपको स्लोप ऑफ अ लाइन के बारे में पता होना चाहिए, स्लोप ऑफ अ लाइन, ठीक है ना, ठीक है ना, साथ ही साथ कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस, ठीक है ना, एंड परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है सर, पैरेलल लाइंस होती है तो स्लोप इक्वल होता है, परपेंडिकुलर लाइंस होती है तो स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है। ये चीज़ें पता होनी चाहिए। दूसरी बात क्या क्या पता होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन में बेसिकली है ना, एक्चुअली जब स्ट्रेट लाइन शुरू होगा, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइंस, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे आपको स्लोप ऑफ लाइन, कंडीशन ऑफ पैरेलल और परपेंडिकुलर, और एंगल बिटवीन टू लाइंस है ना, ये पता होना चाहिए ना, एंगल बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, ये सब पता होना चाहिए आपको। और स्ट्रेट लाइन में क्या पढ़ेंगे सर, स्ट्रेट लाइन में है ना डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन है ना, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस है ना। ठीक है, उसके अलावा और क्या पढ़ेंगे, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ने के बाद में आप क्या पढ़ सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद में जो छोटे छोटे टॉपिक है ना, जैसे पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू अ लाइन, ठीक है, कि कोई पॉइंट की पोजीशन क्या है लाइन के रेस्पेक्ट में। ठीक है, उसके अलावा कोई पॉइंट से किसी लाइन की जो डिस्टेंस अपन निकालते हैं है ना, ओरिजिन से किसी लाइन की डिस्टेंस अगर अपन निकालते हैं तो वो वाला फॉर्मूला। उसके अलावा देखा जाए तो किसी पॉइंट से किसी लाइन के ऊपर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर की कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, ये पता होना चाहिए आपको। उसके अलावा आप किसी पॉइंट की किसी लाइन में इमेज देखेंगे तो इमेज कैसे निकालेंगे, ठीक है ना, फॉर्मूले हैं इनके सिंपल। उसके बाद में इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर है ना, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर पे चले जाएंगे सीधा, ठीक है ना। अच्छा, एक टॉपिक मिस कर गया अपन है ना, ठीक है, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर और फैमिली ऑफ लाइंस और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ना, फैमिली ऑफ लाइंस, ठीक है ना, और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस ना। ठीक है साहब, ये सब आपको पता होना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट बात भूल गए यार है ना, इंपॉर्टेंट बात भूल गए ना, सबसे जो हीरो है इस पूरे का वो है लोकस बेस्ड प्रॉब्लम्स है ना, लोकस बेस्ड प्रॉब्लम्स। ये भाई हीरो है ना इस चैप्टर में,
ये हीरो है लोकस बेस्ड प्रॉब्लम्स, है ना। अच्छा, लोकस बेस्ड प्रॉब्लम आती है, पूछी जाती है, बिल्कुल पूछी जाती है ना। हम डिस्कस करते हैं साहब, है ना, लोकस बेस्ड प्रॉब्लम से ही डिस्कशन शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन से ना, ISI 2020 का ये सवाल है, ठीक है। चलिए साहब करते हैं शुरुआत इस क्वेश्चन से। भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन से, है ना, शुरू से समझते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है लेट A एंड B बी वेरिएबल पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है ना। ए और बी जो है वो वेरिएबल पॉइंट्स हैं, ए जो है वो एक्स एक्सिस पे है, बी जो है वो वाई एक्सिस पे है रेस्पेक्टिवली। मैंने कहा ठीक है ना। आगे कहता है सच दैट द लाइन सेगमेंट ए बी इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, लाइन सेगमेंट ए बी जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो हमने कहा चलो थोड़ा सा डायग्राम बना लिया जाए, है ना। तो ये वाई एक्सिस हो जाएगा साहब, है ना, ठीक है ना साहब, वाई एक्सिस, और भाई ये हो जाएगा अपना एक्स एक्सिस, ठीक है। अब ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है। और आपने बोला कि ए पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस पे है, तो ए पॉइंट यहाँ पे मान लेता हूँ मैं, ठीक है। और बी पॉइंट जो है वो वाई एक्सिस पे, वो यहाँ पे मान लेता हूँ मैं। जैसे ए पॉइंट माना तो उसके कोऑर्डिनेट a, 0 हो जाएंगे, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0, b हो जाएंगे। ये बात तो फॉर श्योर आपको पता ही है, ठीक है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि ये दो वेरिएबल पॉइंट है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, सच दैट अ लाइन सेगमेंट ए बी इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ए बी लाइन सेगमेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, ठीक है। ए बी लाइन सेगमेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, ठीक है, ठीक है साहब, ए बी लाइन सेगमेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है ना। चलो आगे क्वेश्चन क्या कहता है, आगे क्वेश्चन कहता है कि एंड ऑफ अ फिक्स्ड लेंथ 2D, इसकी जो लेंथ है ना पूरी वो है 2D, ठीक है ना। अगर यहाँ से यहाँ तक अगर कोई पूछेगा कि साहब कितनी लेंथ है तो मैं 2D बोल दूंगा ना। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन क्या कहता है आगे कि लेट सी बी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, सी जो है वो मिड पॉइंट है ए बी का, ठीक है साहब। तो इन दोनों का जो मिड पॉइंट आएगा यहाँ पे, ये सी पॉइंट आ गया साहब, है ना, ये सी पॉइंट आ गया ना, ठीक है। तो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी निकाल लेंगे अपन ना, ठीक है ना। सी पॉइंट के अपन क्या निकाल लेंगे, कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट फॉर्मूला से। आगे क्वेश्चन क्या कहता है एंड पी बी अ पॉइंट सच दैट, पी कोई एक पॉइंट है भाई इस प्रकार से कि पी एंड द ओरिजिन आर ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ ए बी। ओरिजिन जिस साइड होगा उस साइड पी नहीं होगा, है ना, दोनों अपोजिट साइड हैं, ए बी के अपोजिट साइड है, ओरिजिन एक तरफ होगा और पी दूसरी तरफ होगा। तो ये बात तो फॉर श्योर ट्रू होगी कि पी यहाँ पे कोई पॉइंट होगा ना, ठीक है ना साहब। अच्छा आगे क्या कहता है, आगे कहता है एंड पी सी इज अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ डी, है ना। यहाँ पे एक बार डी पहले आ चुका है और यहाँ पे फिर से डी आया है ना, यहाँ पे 2D लेंथ आया था इस लाइन सेगमेंट ए बी का। आगे कह रहा है कि पी सी एक ऐसा लाइन सेगमेंट है जिसका लेंथ डी यूनिट है विच इज परपेंडिकुलर टू ए बी, है ना, जो कि परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ए बी के ऊपर, है ना। सी पी या पी सी, है ना, पी सी एक ऐसा लाइन सेगमेंट है साहब जो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ए बी के ऊपर, है ना। तो भाई ये परपेंडिकुलर मैं बना देता हूँ, ठीक है ना, ठीक है, ये परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट है ना। ये अपना पॉइंट पी है ना कोई, ठीक है साहब। आगे क्वेश्चन सिर्फ इतना बोल रहा है कि पीसी का लेंथ जो है वो स्मॉल डी है, ठीक है, और पीसी हमेशा परपेंडिकुलर किसके ऊपर, ए बी के ऊपर, चाहे ए बी कैसे भी रखा हुआ हो ना। ए बी आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ए बी जो है उसमें ए जो है वो एक्स एक्सिस पे कहीं भी हो सकता है और वाई अकॉर्डिंगली शिफ्ट होता रहेगा क्योंकि इसकी लेंथ 2D फिक्स है, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द लोकस ऑफ पी, पी पॉइंट का लोकस बताना है, पी पॉइंट का लोकस क्या होगा, है ना। चलिए तो सबसे पहला काम क्या किया अपन ने, ए के कोऑर्डिनेट मान लिए, बी के कोऑर्डिनेट मान लिए, ठीक है। हमें बस ये इंश्योर करना है कि जो ए बी का मिड पॉइंट सी होगा उससे पी की डिस्टेंस हमेशा डी यूनिट रहे और पीसी जो है वो परपेंडिकुलर रहे किसके ऊपर, पीसी जो है वो परपेंडिकुलर रहे किसके ऊपर, ए बी के ऊपर, ठीक है। ये इंश्योर हमें करना है, ठीक है। तो हमें लोकस निकालना है भाई पी का ना, तो लोकस पे चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन ने जो वहाँ पे चीज़ें लिखी हैं वो लिखनी पड़ेंगी यहाँ पे अपने को कि कैसे आई। तो लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, है ना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए क्या बोलेंगे अपन, ठीक है ना, क्या लिखेंगे a, 0, ठीक है ना, एंड बी, बी के कोऑर्डिनेट क्या लेंगे 0, b, ठीक है ना। तो ये इंप्लाई करेगा भाई कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ ठीक है ना ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, है ना, क्या हो जाएंगे भाई
मिड पॉइंट ऑफ ए बी कौन है, सी, तो सी के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे भाई बताओ, क्या होता है मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, तो a प्लस 0/2 यानी a बाई 2, ठीक है ना, और 0 प्लस b डिवाइडेड बाई 2 यानी b बाई 2, ठीक है। तो अल्टीमेटली सी के कोऑर्डिनेट आपके पास आ गए, ठीक है। ये हो गए अपने, यहाँ लिख देता हूँ अलग से, ठीक है ना साहब, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है ना, a बाई 2 कॉमा b बाई 2, ठीक है। अच्छा, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से समझेंगे ना। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है ना कि भाई वो कह रहा था कि P पॉइंट है कोई, है ना, उसका लोकस निकालना है। तो जिस पॉइंट का लोकस निकालते हैं उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, h कॉमा k से, ठीक है ना। तो यहाँ पे P पॉइंट की कोऑर्डिनेट लिख लिया मैंने h कॉमा k, अजम्पशन में, ये ना कि P कोई पॉइंट है जिसकी कोऑर्डिनेट क्या है, h कॉमा k। अब क्वेश्चन में जो जो चीज़ें गिवन है उससे अपन कंडीशंस बनाएंगे ना, जिससे हम सॉल्व करके h कॉमा k की एक इक्वेशन निकाल सकें। लोकस मतलब इक्वेशन है ना, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ अपन सोचते हैं यार कि हमें दो चीज़ें पता है इसमें ना, कि P और C के बीच की जो डिस्टेंस है वो d यूनिट है, तो एक इक्वेशन तो यहाँ से बन सकती है डिस्टेंस फॉर्मूला से। दूसरा A और B जो को ज्वाइन करने पे जो लाइन सेगमेंट बनेगा उसका जो स्लोप होगा और PC का जो स्लोप होगा, दोनों एक दूसरे के, क्योंकि लाइंस परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होगा, है ना। तो दो चीजें हैं अपने पास में। सबसे पहला काम कर लेते हैं डिस्टेंस का, है ना। अच्छा, डिस्टेंस का काम करने से पहले भी एक छोटी सी बात और कर लेता हूं मैं साथ में आपके, है ना, क्योंकि लेंथ ऑफ ए बी कितना है, लेंथ ऑफ ए बी कितना है, 2d है ना, लेंथ ऑफ ए बी कितना है, 2d है ना। तो मैं ए और बी के बीच में अगर डिस्टेंस निकालने का नाटक करूं तो यू विल गेट टू नो कि a माइनस 0 का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस 0 माइनस बी का होल स्क्वायर यानी b स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2d का होल स्क्वायर यानी 4d स्क्वायर। ये फर्स्ट इक्वेशन बनेगी मेरे पास में, ठीक है ना। ये तो पहली इक्वेशन बन जाएगी। दूसरी बात क्या है कि c पॉइंट के कोऑर्डिनेट a बाई 2 कॉमा b बाई 2 है, p पॉइंट के कोऑर्डिनेट h कॉमा k है। तो मैं चाहूँ तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल के d स्क्वायर के बराबर कर सकता हूँ, है ना, बिल्कुल कर सकता हूँ। उसके अलावा और क्या कर सकता हूँ, स्लोप्स पे खेल सकता हूँ। तो मैंने बोला यार कि स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ पी सी, है ना, दैट इज इक्वल टू क्या होगा, -1, क्योंकि दो लाइंस परपेंडिकुलर होती है तो उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है। तो अभी ए बी का स्लोप कैसे निकालूंगा, तो मैं लिखूंगा यार b माइनस 0 का सॉरी y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1, तो 0 माइनस b यानी माइनस b, है ना, अपॉन में x2 माइनस x1 यानी a माइनस 0 यानी a, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय स्लोप ऑफ pc कितना है, pc का स्लोप कितना है, pc, है ना। तो pc का स्लोप निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, y2 माइनस y1 अपन में x2 माइनस x1। तो y2 माइनस y1 करूंगा तो y2 की जगह k माइनस y1 की जगह पे कितना आएगा, c की कोऑर्डिनेट का y कोऑर्डिनेट कितना है, b बाई 2, तो k माइनस b बाई 2 अपॉन में, है ना, x2 माइनस x1 यानी h माइनस a बाई 2, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू -1। तो एक बच्चा बोलेगा कि माइनस से माइनस उड़ा दो, उड़ा दिया भाई। तो ये b बाई a को सर इधर फेंक देते तो a बाई b हो जाएगा। मैंने कहा ओके, तो यहाँ पे k माइनस b बाई 2 रख लेते हैं सर, ठीक है ना, दैट इज इक्वल टू, ये b बाई a इधर आएगा तो a बाई b हो जाएगा, ठीक है ना, और उसके मल्टीप्लाई में h माइनस a बाई 2 इधर फेंक देते हैं तो h माइनस a बाई 2 आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। दिस इज इक्वेशन 2, है ना, ये अपन यूज कर लेंगे, अपने को जरूरत पड़ेगा तो कहीं पे। तीसरी बात जो मैं करने वाला था कि हम चाहें तो हम ये वाली चीज यूज कर सकते हैं कि लेंथ ऑफ पीसी जो है, लेंथ ऑफ पीसी जो है वो कितना है, d यूनिट है। तो p और c के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालूंगा, है ना, अंडर रूट में क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना, अंडर रूट में, है ना, दिस रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस, राइट। दोनों साइड्स का स्क्वायर करके अंडर रूट हटा रहा हूँ, तो डायरेक्टली मैं बोलूंगा यहाँ पे, डायरेक्टली मैं यहाँ पे बोलूंगा कि h माइनस a बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस b बाई 2 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, d स्क्वायर, है ना, ठीक है। तो अभी एक बच्चा बोलेगा k माइनस b बाई 2 की वैल्यू डाल सकते हैं अपन यहाँ पे ना, k माइनस b बाई 2 की ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पे रख सकते हैं, मैंने कहा रख दो, है ना। तो यहाँ पे h माइनस a बाई 2 का होल स्क्वायर है प्लस k माइनस b बाई 2 की जो वैल्यू है वो ये वाली वैल्यू यहाँ रखेंगे, उसका स्क्वायर है, तो यहाँ पे इस वैल्यू का स्क्वायर हो जाएगा, यानी a बाई b का स्क्वायर तो हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, ठीक है ना, और h माइनस a बाई 2 एज इट इज आएगा, उसका भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब एक बच्चा बोलेगा सर d स्क्वायर की वैल्यू जानता हूँ मैं, मैंने कहा क्या वैल्यू आएगी, उसने बोला 4d स्क्वायर जो है ना वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, तो d स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो 4 इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो सर हम यहाँ पे d स्क्वायर की जगह वैल्यू डाल सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। सर क्वेश्चन लेंदी होते हैं, सॉल्यूशन मैंने कहा दोनों ही लेंदी दिख रहे हैं ना पर आप समझिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत आसान है ना, बहुत आसान है, ठीक है। तो h माइनस a बाई 2 का होल स्क्वायर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, दोनों में से कॉमन ले लिया, है ना, ठीक है।
तो यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे प्लस में ए स्क्वायर अपन बी स्क्वायर, तो एलसीएम लेंगे बी स्क्वायर, तो इधर आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो आपकी मर्जी लिख दीजिए। ओके, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ठीक है ना। तो अगर अपन इस टर्म को उठा के इधर डिवाइड में ले आए, है ना, तो इस टर्म को उठा के अगर अपन डिवाइड में ले आए, 1 सेकंड का वेट करेंगे सब लोग, ठीक है। तो अगर अपन क्या करें, इस टर्म को उठा के इधर डिवाइड में ले आए, तो कुछ कैसा बनेगा, ये बनेगा h माइनस ए बाई 2 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ये वैल्यू डी स्क्वायर की आई थी मल्टीप्लाई में, उधर जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर लिखा हुआ था वो इधर आएगा, तो बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। फिर एक बच्चा बोलेगा सर ये तो साफ हो जाएगा, मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही बात है। तो सर h माइनस ए बाई 2 का होल स्क्वायर जो है दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाय 4 बचा, तो दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लूंगा, तो 2 साइन आ जाएंगे, हाँ मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहा है। तो एक साइन आ जाएगा h माइनस ए बाई 2 दैट इज इक्वल टू प्लस का b बाई 2, और एक साइन आ जाएगा h माइनस ए बाई 2 दैट इज इक्वल टू माइनस का b बाई 2, ठीक है। क्योंकि आपको पता है स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 साइन आ जाएंगे, प्लस और माइनस, है ना, 2 रूट, है ना। माइनस ए बाई 2 को इधर फेंकेंगे, तो यहाँ से h का वैल्यू कितना आएगा, a बाई 2 प्लस b बाई 2, दूसरा माइनस ए बाई 2 इधर आएगा, तो ये हो जाएगा a बाई 2 माइनस b बाई 2, ठीक है। अच्छा, ये बात तो समझ में आ गई होगी ना, ठीक है। h का वैल्यू आ गया ना। अब जो h का वैल्यू आ गया, तो अपन क्या कर सकते हैं, एक छोटा सा काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि h का वैल्यू आ गया तो k का वैल्यू निकाल लेते हैं ना, ठीक है ना, क्योंकि पॉइंट p का लोकस निकालना है अपने को, तो k का वैल्यू निकालेंगे, तो h का वैल्यू आ गया, तो एक काम करते हैं h माइनस ए बाई 2 की वैल्यू रख देते हैं k माइनस बी बाई 2 है ना, ठीक है ना। हम ये इक्वेशन लिख लेते हैं उधर, है ना। हमें पता था, क्या पता था हमें पता था कि k माइनस बी बाई 2 जो होता है ना, तो बराबर होता है a अपॉन बी ब्रैकेट में h माइनस ए बाई 2 ना, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ k माइनस बी बाई 2 दैट इज इक्वल टू a अपॉन बी h माइनस ए बाई 2 ना। अच्छा, यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं ना, h माइनस ए बाई 2 की वैल्यू यहाँ पे प्लस का b बाई 2 डालेंगे ना इसकी जगह ना, तो a अपॉन बी और मल्टीप्लाई में प्लस का b बाई 2 डालेंगे, तो b से b कैंसिल हो जाएगा, a बाई 2 बनेगा। ये k माइनस बी बाई 2 है, तो माइनस b बाई 2 को इधर फेंकेंगे तो प्लस b बाई 2, k का वैल्यू आएगा a बाई 2 प्लस b बाई 2 ना, ठीक है ना। h का वैल्यू भी आया a बाई 2 प्लस b बाई 2, k का वैल्यू भी आया a बाई 2 प्लस b बाई 2। यहाँ पे भी कर लेते हैं सॉल्व, है ना। k माइनस बी बाई 2 एज इट इज रखते हैं, ठीक है ना साहब, a अपॉन बी एज इट इज, h माइनस ए बाई 2 की जगह पे वैल्यू डाल देंगे माइनस b बाई 2 ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b से b कैंसिल हो जाएगा और माइनस का a बाई 2 बनेगा, ये k माइनस बी बाई 2 है ना, तो माइनस बी बाई 2 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो k इक्वल टू हो जाएगा माइनस का a बाई 2 प्लस b बाई 2 ना, ओके। अच्छा, अभी देखा जाए तो, है ना, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ p क्या क्या आ गए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ p क्या क्या आ गए, ठीक है ना, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट्स ऑफ p क्या आ गए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ p फर्स्ट वाले उस केस में तो आए a बाई ए प्लस बी बाई 2 ना, क्योंकि दोनों का एलसीएम ले लेंगे ना, a बाई 2 प्लस बी बाई 2 का, तो a प्लस बी बाई 2 कॉमा k की वैल्यू भी a प्लस बी बाई 2, ठीक है, ओके। एंड यहां से क्या आएगा, यहां से वैल्यू आएगा a माइनस बी बाई 2 कॉमा माइनस a प्लस बी बाई 2। अब हम सोचते हैं यार कि या तो a बड़ा होगा b से, या फिर b बड़ा होगा a से, मतलब कहने का मतलब मेरा सिर्फ इतना है, या तो a माइनस बी पॉजिटिव होगा, या फिर a माइनस बी नेगेटिव होगा, क्योंकि a माइनस बी और ये अगर देखा जाए ना, तो ये वाला इन दोनों में से अगर माइनस कॉमन ले लूं तो वो माइनस का a प्लस a माइनस बी है ना, तो अगर ये पॉजिटिव हुआ तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये नेगेटिव हुआ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब कुल मिला के दोनों कोऑर्डिनेट्स में से एक कोऑर्डिनेट का नेगेटिव होना निश्चित है, और अगर एक कोऑर्डिनेट का नेगेटिव होना निश्चित है, ठीक है ना। और आपको ये भी पता है कि मुझे इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डालना है भाई, है ना, क्या डालना है, परपेंडिकुलर। तो उस परपेंडिकुलर डालने के लिए, है ना, मिड पॉइंट पे वो भी है ना, तो परपेंडिकुलर डालने के लिए उस पॉइंट पी को, है ना, इस लाइन के इस तरफ ही रहना पड़ेगा, और अगर इस तरफ रहना चाहता है और दोनों कोऑर्डिनेट में से एक नेगेटिव हो रहा है, ठीक है ना, दोनों कोऑर्डिनेट्स में से एक नेगेटिव हो रहा है, तो या तो y एक्सिस के उस तरफ होना चाहिए या फिर x एक्सिस के बिलो होना चाहिए, इस तरफ, है ना, लाइन के इस तरफ, है ना, जो कि पॉसिबल नहीं है ना, जो कि पॉसिबल नहीं है ना। तो हम यहाँ पे बोलेंगे भाई कि ये तो नॉट पॉसिबल वाली कैटेगरी है ना, नॉट पॉसिबल है ना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, ठीक है ना। अपन सिर्फ इसको कंसिडर करेंगे,
ठीक है ना साहब, इसको कंसिडर करेंगे ना। ठीक है, अभी अपने को ये बात तो क्लियर है कि, ठीक है ना, नाउ अभी मैं बोल सकता हूँ कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी को थोड़ा सा शॉर्टेस्ट फॉर्म में ना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी को अपन शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है ना, टी कॉमा टी फॉर्मेट में लिख लेते हैं ना, ठीक है ना, वेयर टी क्या है, जहां पे टी क्या है, सॉरी माफ करिएगा, सर्दी लग गई है। टी इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू, है ना, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू, ठीक है। तो पी के कोऑर्डिनेट टी कॉमा टी फॉर्मेट में आ रहे हैं, है ना। अब बात कर लेते हैं कि ये पी पॉइंट का लोकस जो है वो कहां से कहां तक वेरी करेगा, ए और बी की हर एक वैल्यू के लिए, या कोई लिमिट है इसके ऊपर, है ना। तो चर्चा कर लेते हैं क्या लिमिट है ना। देखो सबसे पहली चीज है ना, पहली कंडीशन, अभी बात करते हैं मिनिमम, है ना, पी जो जिस मैक्सिमम डिस्टेंस पे जा सकता है, कौन सी मैक्सिमम डिस्टेंस पे जा सकता है और कौन सी नीचे नीचे की पोजीशन ले सकता है, दोनों में से कोई एक चीज डिसाइड कर लेते हैं ना। सबसे पहली चीज तो आपको ये मानना चाहिए कि अगर एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों बराबर आ जाते हैं किसी भी पॉइंट के, तो डेफिनेटली वो पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, वाई इक्वल टू एक्स वाली लाइन के ऊपर लाई कर रहा है ना। तो हम यहाँ बोलेंगे हियर पी लाइज ऑन द लाइन y इक्वल्स टू एक्स, है ना। p कौन सी लाइन के ऊपर लाई करता है, y इक्वल टू एक्स पे लाई करता है, लेकिन कहां से कहां तक लाई करता है। देखो यार, अगर मैं ये बोलूं कि अपनी जो लाइन ए बी थी उसका ए पॉइंट यहाँ पे आ जाए और बी पॉइंट सरकते हुए नीचे आ जाए, जो कि बहुत रेयर पॉसिबिलिटी है। उसने बोला वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस तो बाई ऑरिजिन भी होता है ना, ऑरिजिन वाई एक्सिस पे भी होता है ना। तो अगर मान लो ये पूरी 2D डिस्टेंस जो थी ना लाइन सेगमेंट ए बी की, वो कुछ ऐसे आ जाए ना, तो सी पॉइंट उसका मिड पॉइंट होगा, है ना। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डी, है ना, और उससे लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे पी पॉइंट से, और परपेंडिकुलर की लेंथ भी अगर डी रखेंगे तो पी के कोऑर्डिनेट जो है ना वो डी कॉमा डी हो जाएंगे, है ना। ये हो गई मिनिमम केस, क्या हो गया मिनिमम केस। सेम एज अगर मान लो बी पॉइंट यहाँ हो जाए, है ना, दूसरा केस है ना, इसी में बता रहा हूँ दूसरा केस, अगर बी पॉइंट यहाँ हो जाए, ए पॉइंट यहाँ हो जाए, है ना, ये 2D लेंथ हो जाए ना, ठीक है ना, तो यहाँ पे सी पॉइंट आएगा, है ना, और ये डिस्टेंस को आप डी बोलोगे क्योंकि मिड पॉइंट है, यहाँ से परपेंडिकुलर डालोगे, है ना, सॉरी थोड़ा सा और ऊपर लेने दो, है ना, हाँ है ना, यहाँ पे बी पॉइंट, ठीक है ना, यहाँ पे बी पॉइंट, यहाँ पे ए पॉइंट, ठीक है ना, तो यहाँ पे मिड पॉइंट आएगा सी, ये डिस्टेंस डी हो जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे डी यूनिट का, तो पी के कोऑर्डिनेट फिर भी क्या निकल के आएंगे, डी कॉमा डी निकल के आएंगे ना। तो यानी अगर लाइन पूरी तरीके से एक्स एक्सिस या पूरी तरीके से वाई एक्सिस पे आ जाए, तब तो पी के कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, डी कॉमा डी रहेंगे, क्योंकि डी लेंथ किसकी, 2D लेंथ किसकी है, ए बी लाइन सेगमेंट की है ना, ठीक है ना, ठीक है ना। तो टी जो है वो ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 होगा, ठीक है ना, एंड टी का जो लेंथ है वो डी से तो ग्रेटर होगा, है ना, डी से क्या होगा, ग्रेटर होगा, है ना। ठीक है, उसने कुछ मेंशन किया है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, वेरिएबल पॉइंट्स एक्स एक्सिस वाई एक्सिस रेस्पेक्टिवली फर्स्ट क्वाड्रेंट, ए बी जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यहाँ पे ध्यान दो, ए बी जो लाइन सेगमेंट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना। अगर बी पॉइंट को मैं ओरिजिन पे ले आऊँ अगर, तो लाइन जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं रहेगी फिर, है ना, तो मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखना है। दैट्स वाई मैं यही सोच रहा था कि मुझे यहाँ पे टी का जो वैल्यू है वो ग्रेटर इक्वल डी लिखना है या सिर्फ ग्रेटर देन, तो भाई ग्रेटर देन लिखना है ना, ग्रेटर इक्वल नहीं लिखना है ना। दूसरी बात है ना, ये तो पहला केस हो गया। दूसरे केस पे बात कर लेते हैं। अगर मान लो अगर मैं सोचूं कि मैक्सिमम केस क्या हो जाएगा ना, जैसे मान लो ये लाइन ऐसे गई, है ना, मैं चाहता हूं ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, मैं चाहता हूं कि मुझे पता चले कि ये जो कोऑर्डिनेट है ए प्लस बी बाई 2, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या चली जाएगी ना, मुझे ये पता करना है। तो मैक्सिमम कब जाएगा, एक बच्चे ने बोला कि मैक्सिमम सर तब जाएगा जब ए के कोऑर्डिनेट और बी के कोऑर्डिनेट में, है ना, यानी ए इंटरसेप्ट, एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट और वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट दोनों बराबर हो जाए, है ना, बराबर हो जाए। यानी बराबर होने का मतलब क्या है, लाइन सेगमेंट एक्स एक्सिस पे जितना इंटरसेप्ट बनाए उतना ही वाई एक्सिस पे बनाए। तो उस सिचुएशन में अगर इसकी लेंथ 2D है तो एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट √2 टाइम्स डी कॉमा 0, और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 कॉमा √2 टाइम्स डी, है ना, ये हो जाएगा। अच्छा, और मिड पॉइंट क्या आएगा इसका डी बाई √2 है ना,
dy रूट टू सी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। उस कंडीशन में उससे डी डिस्टेंस पे कोई पॉइंट सोचेंगे अपन, ठीक है ना, ठीक है, डी डिस्टेंस पे अपन कोई पॉइंट सोचेंगे तो डेफिनेटली है ना वो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट जो आएंगे वो आएंगे √2d कॉमा √2d है ना, यही कोऑर्डिनेट आएंगे। आप सोच के देखो, बेसिकली इन चारों पॉइंट से एक स्क्वायर बन रहा है ना, सोच के देखो स्क्वायर बन रहा है, ठीक है ना। तो जो यहाँ पे डी की मैक्सिमम वैल्यू और टी की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो किससे कम रहेगी, √2 टाइम्स डी से कम रहेगी, या उसके बराबर भी हो सकती है। सोचो उसके बराबर भी हो सकती है क्या, ऑफ कोर्स हो सकती है। तो टी जो है वो ग्रेटर देन डी होगा और लेस देन इक्वल टू √2 टाइम्स डी होगा, ठीक है। दिस विल बी द रेंज किसकी, पॉइंट पी का लोकस, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, पॉइंट पी का लोकस होगा। पॉइंट पी हमेशा लाई करेगा y इक्वल टू एक्स लाइन के ऊपर, है ना, और उसके जो कोऑर्डिनेट रहेंगे वो टी कॉमा टी रहेंगे, टी a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 के बराबर है, और टी का जो वैल्यू है वो डी से ग्रेटर और √2 टाइम्स डी से लेसर इक्वल होगा। क्लियर, होप सो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सवाल आपको समझ में आया होगा। क्लियर, वेट फॉर अ सेकेंड। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं साहब, है ना। ये एक बेहतरीन सवाल था भाई, है ना, ISI 2020 का ना, UG B का क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं ना। ISI 2023 का सवाल है ना, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, सॉल्व तो अगले पेज पे करेंगे क्योंकि इसमें तो सब कुछ भर गया, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, ठीक है। तो देखो भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, क्वेश्चन कह रहा है कि एज इन द फॉलोइंग फिगर, ठीक है ना, ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको, इस डायग्राम में द स्ट्रेट लाइन OA है ना, OA ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, ये स्ट्रेट लाइन lies in the second quadrant of the xy plane and makes an angle theta with the negative half of the x axis, ठीक है। डायग्राम बना लेते हैं कुछ यहाँ पे है ना, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है। तो भाई ये हो गया अपना x एक्सिस, ठीक है, और ये हो गया अपना y एक्सिस, ठीक है, ठीक है। ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, ठीक है। एक लाइन है, ठीक है ना, OA, तो यहाँ से एक लाइन बना दी मैंने, ठीक है ना। इसका कलर चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा येलो कलर कर देता हूँ। यार रुको यार, लाइन क्योंकि अच्छी बना लेते हैं थोड़ी सी, इतना खर्चा हो ही रहा है मालिक, है ना, तो एक चिप्स के पैकेट में क्या ही दर्द है ना। भाई ये एक लाइन हो गई, ठीक है ना, कलर चेंज कर लेते हैं इसका कुछ ऐसा, ठीक है। ये पॉइंट अपना हो गया सब कौन सा, ए पॉइंट है ना, ये ओरिजिन और ये ए पॉइंट, ठीक है। अच्छा, और ये जो बेसिकली अपना, ठीक है ना, इसने एक बात और बोली है कि ये जो अपना बेसिकली OA है ना, OA जो है वो x एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बना रहा है। ये एंगल जो है भाई वो थीटा है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन कह रहा है थीटा जो है वो 0 से π/2 के बीच में है ना, एक्यूट एंगल है। आगे कहता है कि द लाइन सेगमेंट CD ऑफ लेंथ 1 slides on xy plane in such a way that C is always on OA and D on the positive side of the x axis. D तो पॉजिटिव साइड ऑफ x एक्सिस है और C जो है वो OA के ऊपर लाई करता है। मान लेते हैं अपना जो लाइन सेगमेंट है वो लाइन सेगमेंट, ठीक है, ये लाइन सेगमेंट है ऐसा मान लीजिए, ठीक है, ठीक है ना साहब, ऐसा कोई लाइन सेगमेंट है, ठीक है। ये पॉइंट अपना कौन सा हो गया भाई, ये पॉइंट अपना हो गया C और ये पॉइंट हो गया अपना D, ठीक है ना। D हमेशा x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन पे लाई करेगा और C हमेशा OA के ऊपर लाई करेगा, ऐसा क्वेश्चन ने बोल दिया, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है, द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ CD इज, CD के मिड पॉइंट का क्या लोकस होगा, CD के मिड पॉइंट का क्या लोकस होगा, ये हमें बताना है भाई, है ना। कैसे सॉल्व करें इस क्वेश्चन को, बस ये पता है CD का लेंथ 1 यूनिट है, C से D तक का जो लेंथ है ना वो 1 यूनिट है ना, यहाँ से यहाँ तक ये 1 लेंथ है, ठीक है। कैसे सॉल्व करें सबसे पहली चीज़ यार देखो, क्योंकि बहुत कुछ ज़्यादा गिवन नहीं है तो क्या करेंगे, अजम्पशंस लाएंगे दुनिया में, है ना, अजम्पशंस, ठीक है। तो सबसे पहले क्या सोचें, ये सोचते हैं कि भाई एक तो इस एंगल थीटा को यूज़ करना है ना, सबसे पहला काम तो ये है, और C पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए किसी भी हालात में, है ना। तो C पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे लाए जाएं, है ना, C पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे लाए जाएं, ठीक है ना। तो भाई यहाँ से C से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है,
और डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी कुछ ना कुछ मानने पड़ेंगे। तो मैं क्या एक काम करता हूँ, यहाँ से डी तक का जो डिस्टेंस है उसको कुछ मान लेता हूँ, लेट अस से बी मान लेते हैं या ए मान लो, कोई भी एक चीज़ मान लो, ये ए है। और ओ से सी तक का जो डिस्टेंस है इसको बी मान लेते हैं ना, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, सॉल्यूशन में। ठीक है, लेट कर लिया कि लेट द डिस्टेंस OD दैट इज इक्वल टू कितना है भाई, ए यूनिट है ना, एंड OC ये कितना है, OC कितना है, बी यूनिट है ना, ऐसा मान लिया अपन ना। अब क्योंकि मैंने सी से एक परपेंडिकुलर डाला इधर, तो ये पॉइंट जो आएगा उस पॉइंट को बी बोल देंगे अपन, ठीक है ना, ठीक है ना। तो बेसिकली सी बी जो है ना वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर है ना, ठीक है ना, सी से है ना, ठीक है। तो अब पहला काम करते हैं ना, पहला काम ये करते हैं भाई, डी के कोऑर्डिनेट तो हो जाएंगे अपने a,0 है ना, ओके। और अभी क्योंकि OC डिस्टेंस आपको बी यूनिट पता है, तो OB कितना हो जाएगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल है आपके पास में, ठीक है ना, ये पॉइंट O है, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट B है, ये अपना B यूनिट है ना, ठीक है ना, ये एंगल थीटा है, ठीक है ना। तो OB जो होगा वो कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल, और ये क्या हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब B cos थीटा है ना, तो OB हो जाएगा B cos थीटा, और BC क्या हो जाएगा, BC क्या हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट यानी B sin थीटा है ना। तो अगर कोई पूछेगा कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ C क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ C क्या है, C के कोऑर्डिनेट क्या है, तो C के कोऑर्डिनेट में x कोऑर्डिनेट तो नेगेटिव काउंट होगा, OB है ना, तो x कोऑर्डिनेट तो आ जाएगा माइनस का B cos थीटा, कॉमा y कोऑर्डिनेट BC का डिस्टेंस होगा है ना, जो कि B sin थीटा है ना, B sin थीटा, ठीक है। अच्छा D के कोऑर्डिनेट आपको पता है ही है, ठीक है। और क्या पता है आपको, और क्या पता है इसके अलावा, और क्या पता है उस पर चर्चा कर लेते हैं ना। तो भाई एक चीज जो आपको ये पता है कि CD का डिस्टेंस 1 यूनिट है ना, तो लेंथ ऑफ CD 1 यूनिट है, लेंथ ऑफ CD कितना है, 1 यूनिट, ठीक है ना। तो एक काम कर लेते हैं, CD की लेंथ निकालने की एक्टिंग करते हैं, और वहां से हमने एक्चुअली इसमें दो वेरिएबल एज्यूम किए हैं, A और B, तो पहले A को एलिमिनेट कर देते हैं, बाद में B को एलिमिनेट कर देंगे। तो A को एलिमिनेट करने के लिए तो ये वाली कंडीशन यूज करते हैं, लेंथ ऑफ CD निकालने की एक्टिंग। तो कैसे करें, C के कोऑर्डिनेट आपके पास है, D के कोऑर्डिनेट a,0 है, तो डिस्टेंस निकालेंगे तो माइनस B cos थीटा, या फिर x2 माइनस x1 करेंगे तो a माइनस माइनस प्लस B cos थीटा होल स्क्वायर, और प्लस में 0 माइनस B sin थीटा, उसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब क्या करें, यहाँ पे एक्सपैंड कर लेते हैं, यहाँ से अपन a की वैल्यू बड़े आराम से निकाल लेंगे, तो a प्लस B cos थीटा होल स्क्वायर एज इट इज, दैट इज इक्वल टू 1 एज इट इज, प्लस का ये माइनस का B sin थीटा होल स्क्वायर, B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा है ना। तो ये वैल्यू आ गई, स्क्वायर हटाएंगे उधर अंडर रूट लग जाएगा, तो a प्लस B cos थीटा दैट इज इक्वल टू अंडर रूट में 1 माइनस B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा है ना। आगे आगे क्या करें सर, हाँ ये B cos थीटा उधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो a दैट इज इक्वल टू माइनस का B cos थीटा, ठीक है ना, प्लस अंडर रूट में 1 माइनस B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अब एक बच्चा बोलेगा दो साइन आने चाहिए थे, प्लस और माइनस, आप लगा लो कोई इशू नहीं है मुझे, है ना, ठीक है। आगे क्या करेंगे, a का वैल्यू आ गया, a का वैल्यू आ गया तो a का वैल्यू कहाँ रखते हैं, d के कोऑर्डिनेट पे रख देते हैं। तो अभी d के नए कोऑर्डिनेट क्या आ गए अपने पास में, सॉरी, हाँ d के नए कोऑर्डिनेट क्या आ गए, d के नए कोऑर्डिनेट आ गए भाई, a की वैल्यू आ गई माइनस का B cos थीटा प्लस अंडर रूट में 1 माइनस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, कॉमा 0, ये d के कोऑर्डिनेट नए वाले आ गए, ठीक है। मतलब हमने कुल मिला के a को गायब कर दिया है कहानी से, ठीक है। अब किसको गायब करना है, अब गायब करना है किसको, b को ना, a को गायब कर दिया, b को गायब करना है ना। अब हमें लोकस किसका निकालना था भाई, है ना, लोकस हमें निकालना था किसका, मिड पॉइंट ऑफ CD है ना। तो CD का मिड पॉइंट क्या होगा, पहली चीज तो है ना, लेट P बी द मिड पॉइंट ऑफ CD है ना, मान लेते हैं लेट P बी द
मिड पॉइंट ऑफ सी डी है ना, ठीक है ना, ठीक है। पी साहब मिड पॉइंट है सी डी का, ठीक है। अब मैं सोचता हूँ यार कि अगर पी मिड पॉइंट है सी डी का, है ना, तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं ना, तो ये इंप्लाई करेगा कि मिड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट, है ना, ठीक है ना, है ना, पी के कोऑर्डिनेट एक्स को वाई मान लिए मैंने, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, तो सी का एक्स कोऑर्डिनेट प्लस डी का एक्स कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाई 2, है ना, तो क्या हो जाएगा, सी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस बी कॉस थीटा ना, तो आएगा माइनस बी कॉस थीटा, ठीक है, और उसका क्या आएगा, माइनस बी कॉस थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ना, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 2, ये वैल्यू आ जाएगी एक्स की, एंड वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, सी का वाई कोऑर्डिनेट कितना है, बी साइन थीटा, और डी का वाई कोऑर्डिनेट कितना है, 0, तो बी साइन थीटा प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। अच्छा, अब क्योंकि अपने को क्या करना है, सिर्फ बी को रिप्लेस करना है, बी को रिप्लेस किया तो एक्स और वाई में जो इक्वेशन आएगी वो क्या दी जाएगी अपने को, लोकस दी जाएगी किसका, मिड पॉइंट का। तो बी को रिप्लेस करने के लिए क्या करेंगे अपन, यहां से बी की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 2 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 2y अपॉन में साइन थीटा, दिस इज द वैल्यू ऑफ बी, ठीक है। तो अब क्या करें, पुट दिस वैल्यू पुट दिस वैल्यू ऑफ एक्स सॉरी ऑफ बी इन इक्वेशन इन वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की जो वैल्यू आई थी ना उसमें जहां जहां पे बी दिख रहा है 1 2 3 जगह, यहाँ पर आप बी की जगह ये वैल्यू डाल दो, ठीक है। तो जो बचेगा वो आपका बेसिकली थीटा और एक्स और वाई की टर्म्स में आएगा, जहां पे एक्स और वाई तो कोऑर्डिनेट है किसके, मिड पॉइंट के, है ना, और थीटा क्या है, जो गिवन इन्फॉर्मेशन थी, तो यहाँ पर एक्स और वाई में जो रिलेशन मिलेगा दैट विल डेफिनेटली गिव अस व्हाट, लोकस ऑफ मिड पॉइंट, ठीक है। तो क्या करें, एक्स इक्वल टू, ये 2 भी इधर फेंक देते हैं ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x दैट इज इक्वल टू माइनस बी कॉस थीटा, माइनस बी कॉस थीटा, तो माइनस का 2 टाइम्स बी कॉस थीटा हो जाएगा, तो बी की वैल्यू डाल देंगे 2y अपॉन में साइन थीटा, और मल्टीप्लाई में क्या आया, कॉस थीटा ना, गिवन ही था ना, प्लस में अंडर रूट में, है ना, 1 माइनस बी स्क्वायर, यानी 2y का होल स्क्वायर करेंगे तो 4y स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा आएगा, और ध्यान से देखोगे तो मल्टीप्लाई में भी साइन स्क्वायर थीटा ही है ना, तो ये दोनों आए ही कहीं के लिए, कटने के लिए ना, ठीक है। अब क्या करें तो ये 2x एज इट इज, ठीक है साहब, दैट इज इक्वल टू माइनस का 2 दूनी 4, ठीक है, और y एज इट इज, और साइन थीटा नीचे है, कॉस थीटा ऊपर है, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट, तो यहाँ पे कॉट थीटा प्लस में अंडर रूट में क्या आ जाए 1 माइनस 4y स्क्वायर बचा, अंडर रूट हटा लेते हैं क्योंकि चारों ऑप्शन जो हैं वो कुछ अंडर रूट को कंसिस्ट नहीं करते, है ना, तो क्या करते हैं ना, 2x दैट इज इक्वल टू माइनस का 4y कॉस थीटा, 2x दैट इज इक्वल टू 2x दैट इज इक्वल टू माइनस का 4y कॉट थीटा प्लस में अंडर रूट 1 माइनस 4y स्क्वायर, यही क्या इक्वेशन, हाँ यही है ना। तो अभी क्या करते हैं ना, इस टर्म को उठा के लेफ्ट में ले आते हैं, तो ये 2x प्लस का 4y कॉट थीटा, ठीक है ना, इधर क्या क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो उधर 1 माइनस 4y स्क्वायर बच जाएगा, एक्सपैंड कर लेते हैं भाई इसको, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस में 16y स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, और प्लस में 2 इंटू 2x इंटू 4y, 2 दूनी 4 इंटू 4 यानी 16xy कॉट थीटा दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 4y स्क्वायर साहब। तो चारों ऑप्शन देखते हैं अब, हर एक ऑप्शन में कांस्टेंट टर्म देखो, यहाँ पे भी 1/4, यहाँ पे भी 1/4, यहाँ पे भी 1/4, यहाँ पे भी 1/4, अभी अब अगर हम इस केस में देखें तो हमारे पास कांस्टेंट टर्म सिर्फ ये 1 है, लेकिन हमें तो 1/4 बनाना पड़ेगा, तो सब में 4 का डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा 4y स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे बचेगा 4xy कॉट थीटा, ठीक है ना, यहाँ पे 4 का डिवाइड किया तो 1/4, और माइनस का 4y स्क्वायर में 4 का डिवाइड किया तो माइनस का y स्क्वायर, तो y स्क्वायर को इधर ले आएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में 4y स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में 4xy कॉट थीटा दैट इज इक्वल टू 1/4 बचा हुआ है, दोनों में से y स्क्वायर कॉमन ले लेंगे,
तो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर कॉमन, ब्रैकेट में 1 माइनस 4 कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस में 4xy कॉट थीटा, ठीक है साहब, दैट इज इक्वल टू 1/4। क्या लगता है भाई, ये कोई ऑप्शन से मैच होता है क्या? प्लस में आएगा, यहाँ पे प्लस है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन से मैच होता है ना, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। होप सो आपको समझ में आया होगा भाई ये सवाल, है ना, बढ़िया ये सवाल, बेहतरीन, है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भाई CMI का क्वेश्चन है, CMI 2021। CMI 2021 क्या कहता है क्वेश्चन, गिवन 3 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव कांस्टेंट्स ABC, 3 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव कांस्टेंट्स हैं ABC, वी वांट टू सॉल्व दिस साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियस इक्वेशंस है अपने पास में, ax प्लस by दैट इज इक्वल टू √2, bx प्लस cy दैट इज इक्वल टू √3, है ना, ठीक है। There exist, क्या कह रहा है, there exist a combination of values of ABC such that the above system has infinitely many solutions। हाँ भाई, 2 लीनियर इक्वेशन गिवन है, दोनों का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है ना साहब। अब मुझे सिर्फ इतना बताओ, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस की कंडीशन पढ़ी आप लोगों ने? इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस की कंडीशन क्या होती है? इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस की कंडीशन होती है कि बेसिकली हम ये बोलते हैं सारे कोएफिशिएंट्स जो है ना, कॉरस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट्स का रेशियो सेम रहना चाहिए, तब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है ना। जैसे मान लो एक क्वाड्रेटिक देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 6 दैट इज इक्वल टू 0, इसके 2 ही रूट आएंगे, है ना। और अगर मैं बोल दूँ 2x स्क्वायर माइनस 10x, है ना, और प्लस में 12 दैट इज इक्वल टू 0, मतलब इसके इसमें अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये आ जाएगा। ये दोनों कहने के लिए अलग अलग इक्वेशन है, पर सच तो आप जानते हैं इक्वेशन तो एक ही है ना। तो दोनों के रूट्स सेम हो गया ना, दोनों रूट्स, है ना। वैसे ही ये लीनियर इक्वेशन है ना, ये इनफाइनाइटली बहुत सारे पॉइंट से पास करेगी, है ना, ग्राफ में, है ना। दूसरी वाली भी बहुत सारे पॉइंट से पास करेगी, है ना। तो दोनों के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस कब होंगे, जब कोएफिशिएंट्स का रेशियो, कॉरस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट्स का रेशियो सेम रहेगा, यानी A/B, है ना, x के कोएफिशिएंट का रेशियो मतलब A/B, y के कोएफिशिएंट का रेशियो B/C, और कांस्टेंट टर्म्स का रेशियो -√2 पर -√3, यानी √2/√3, है ना। ये तीनों अगर आपस में बराबर हो जाएंगे ना भाई, तो हम बोलेंगे कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। तो क्या ABC की ऐसी वैल्यू दुनिया में है जिसके लिए A/B बराबर B/C बराबर √2/√3 हो? ऐसा हो सकता है? तो आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल हो सकता है ना। इफ A का वैल्यू कितना हो जाए 1, A का वैल्यू कितना हो जाए 1, ठीक है। B का वैल्यू √3/√2 रखो ना, √3/√2 रखेंगे तो √3 नीचे आ जाएगा, √2 ऊपर आ जाएगा, तो √2/√3 बन जाएगा ये वाला रेशियो। पर आपने यहाँ पे B की जगह √3/√2 रख दिया, है ना, पर यहाँ पे तो √2/√3 लाना है ना, उल्टा। तो क्या करेंगे, C का वैल्यू 3/2 रख देंगे ना, ठीक है ना। तो 3/2 में √3/√2 को डिवाइड करेंगे तो √2 है ना, √2/√3 बच जाएगा। क्लियर? अभी बच्चा बोलेगा क्या सर इसके अलावा भी कोई वैल्यू एग्जिस्ट कर सकती है? मैंने कहा हाँ बिल्कुल कर सकती है ना, ये ट्राई कर लो, या फिर आपको मैं बोलता हूँ कि A का वैल्यू जैसे मान लो आप √2/√3 रख दो, A का वैल्यू √2/√3 रख दो, तो B का वैल्यू आपको 1 रखना पड़ेगा। B का वैल्यू क्या रखना पड़ेगा 1, है ना, ताकि यहाँ पे √2/√3, यहाँ पे B का वैल्यू 1 हो गया। अब C का वैल्यू क्या रखेगी, √2/√3 बन जाए, तो C का वैल्यू रखना पड़ेगा √3/√2, ठीक है ना साहब। ये वैल्यू डालोगे तो भी चलेगा ना, दोनों से कोई भी वैल्यू डालो। उस वैल्यू के लिए ये कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज ऑफ ABC सच दैट द अबाउ सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो हाँ भाई ये बात बिल्कुल करेक्ट है ना, करेक्ट है ना, ट्रू है ना, पहला पार्ट ट्रू है, ठीक है। अब बात करते हैं अगली, ठीक है, अगली बात कर लेते हैं साहब, सेकंड पार्ट है ना, बी पार्ट है ना। बी पार्ट क्या कह रहा है, देयर एग्जिस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज ऑफ ABC सच दैट द अबाउ सिस्टम हैज एग्जैक्टली वन सोल्यूशन x, y, एक ही सोल्यूशन आना चाहिए। तो भाई ये 2 स्ट्रेट लाइन है, दोनों का एक ही सोल्यूशन आने का मतलब है दोनों एक ही कॉमन पॉइंट से पास होने चाहिए बस, है ना। दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस होनी चाहिए। इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब दोनों का स्लोप बराबर नहीं होना चाहिए ना। स्लोप बराबर होता है तो लाइंस पैरेलल होती है या फिर कोइंसिडेंट होती है ना, लेकिन इसने बोला लाइंस इंटरसेक्टिंग चाहिए, मतलब स्लोप बराबर नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट वाली लाइन का स्लोप क्या होता है ना, y इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे तो फर्स्ट वाली लाइन का स्लोप आएगा -a/b, दूसरी वाली लाइन का स्लोप आएगा -b/c, है ना। ये दोनों भाई बराबर नहीं होने चाहिए ना,
तो माइनस से माइनस तो उड़ा दो, ए अपॉन बी और बी अपॉन सी बराबर नहीं होने चाहिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो बी इंटू बी बी स्क्वायर हो जाएगा। बी स्क्वायर भाई बराबर नहीं होना चाहिए किससे, ए सी से, है ना, ठीक है, ठीक है, बी स्क्वायर बराबर नहीं होना चाहिए किसके साथ, ए सी के। अगर ऐसा हुआ तो एक पेयर जरूर एग्जिस्ट करेगा। अब मैं सोचता हूँ यार, बहुत छोटी सी बात है ना, बहुत छोटी सी बात, बहुत ही छोटी सी बात, क्या ऐसी कोई वैल्यूज ए बी सी की हो सकती हैं जिसके लिए ऐसा हो कि बी स्क्वायर ए सी के बराबर ना हो। तो ऐसी बहुत सारी वैल्यू है यार, है ना। जैसे मान लो मैं बी का वैल्यू 1 रख दूं और ए का वैल्यू 2 और सी का वैल्यू 3 रख दूं, है ना, तो जो दो इक्वेशन बनेगी ना अपनी, वो बन जाएंगी 2x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू √2, और दूसरी इक्वेशन बन जाएगी 1x प्लस 3y दैट इज इक्वल टू √3। तो आप सॉल्व करने के लिए इस इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 6x प्लस में 3y दैट इज इक्वल टू 3√2। आज सोच के देखो भाई, साइन चेंज करूंगा तो y से y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे x की एक वैल्यू निकल के आ जाएगी ना, ठीक है, और x की एक वैल्यू आ गई तो वो किसी भी इक्वेशन में पुट करके y की एक वैल्यू निकाल लो और वो एक यूनिक सोल्यूशन यानी ओनली वन सोल्यूशन वाली कंडीशन आ जाएगी ना। तो सेकंड वाला पॉइंट भी जो उसने बोला है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की ना, सी पॉइंट की ना। ये कह रहा है कि सपोज दैट फॉर अ कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज ऑफ ए बी सी द अबाउ सिस्टम हैज नो सोल्यूशन, कोई भी सोल्यूशन ना हो। ऊपर जो लिखा हुआ है दो इक्वेशंस का सिस्टम, इसका कोई भी सॉल्यूशन ना हो, है ना। अगर कोई ऐसा कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करे, है ना, अगर कोई ऐसा कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करेगा देन 2b जो होगा वो a प्लस सी से छोटा होगा। 2b जो होगा वो a प्लस सी से क्या होगा, छोटा होगा। तो भाई सुनो ध्यान से ना, एक्चुअली बी स्क्वायर जो है ना, नो सोल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, दो स्ट्रेट लाइंस जब इंटरसेक्ट नहीं करती तो नो सोल्यूशन होता है ना। और स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट कब नहीं करेंगी, जब दोनों लाइंस पैरेलल होंगी, और दोनों लाइंस पैरेलल कब होंगी, जब स्लोप इक्वल होगा। और स्लोप इक्वल होने का मतलब है पहली लाइन का स्लोप था माइनस ए अपॉन बी और दूसरी लाइन का स्लोप है माइनस बी अपॉन सी, दोनों बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो बी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, ए सी के। और अगर बी स्क्वायर बराबर होता है ए सी के, है ना, तो ये इंप्लाई करता है कि बी जो है बी जो है वो जियोमेट्रिक मीन है किसका, ज्योमेट्रिक मीन है किसका है भाई, ज्योमेट्रिक मीन ए और सी का, ए एंड सी का, है ना, है ना। बी जो है वो क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है किसका, ए और सी का। तो ये इंप्लाई करेगा कि ज्योमेट्रिक मीन इज ऑलवेज लेसर देन, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है हमेशा, ज्योमेट्रिक मीन जो होता है इज ऑलवेज लेसर देन लेसर देन और इक्वल टू, बेसिकली लेसर देन और इक्वल टू एम होता है ना, लेसर देन और इक्वल टू अर्थमेटिक मीन, है ना। हमेशा ये खास बात होती है, ज्योमेट्रिक मीन जो होता है वो हमेशा अर्थमेटिक मीन से लेसर या इक्वल होता है। और इक्वालिटी कब होल्ड करती है, जब नंबर्स आपस में बराबर हो जाए ना, है ना। इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन नंबर्स आर इक्वल, है ना, नंबर्स आर इक्वल। लेकिन खास बात क्या है, यहाँ पे हमने बोला है डिस्टिंक्ट पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स ए बी सी, है ना, ए और बी और सी डिस्टिंक्ट पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स हैं, अलग अलग, है ना, बराबर नहीं है, ठीक है ना साहब। तो बेसिकली इक्वालिटी तो होल्ड करेगी नहीं, है ना, ये बात तो आप मानते हो। तो जो ज्योमेट्रिक मीन होगा ना, ठीक है ना, यहाँ लिख दूंगा बट ए बी सी आर डिस्टिंक्ट, ए बी सी आर डिस्टिंक्ट, है ना, डिस्टिंक्ट है ना। तो भाई ये इंप्लाई करेगा कि जो ज्योमेट्रिक मीन बी होगा ना वो लेसर देन होगा अर्थमेटिक मीन से, है ना। अर्थमेटिक मीन किसका, ए और सी का ना। आप समझ लो कि ए और सी का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, बी, और ए और सी का अर्थमेटिक मीन क्या होगा, ए प्लस सी बाई 2, है ना। तो 2 को इधर फेंक दोगे तो 2b जो होगा ना भाई लेसर देन होगा ए प्लस सी से। तो अगर नो सोल्यूशन की कंडीशन है, अगर वो कह रहा है कि कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता तो 2b को a प्लस सी से लेसर होना ही पड़ेगा। सी पॉइंट भी क्या है, करेक्ट है, ठीक है। आगे, अब आगे, है ना, आगे जो लिखा हुआ है डी पॉइंट, सपोज 2b जो है वो a प्लस सी से छोटा है। ये कह रहा है कि मान लो 2b जो है वो a प्लस सी से छोटा है, देन अबाउ सिस्टम हैज नो सोल्यूशन। तो क्या ऊपर जो सिस्टम लिखा हुआ है उसका कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो भाई मैं क्या बोलूंगा कि भाई सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। कैसे, यहाँ देखो ये वाला जो एग्जांपल दिया है ना मैंने, इस एग्जांपल को देख लो ना। ये जो एग्जांपल दिया है ना, b का वैल्यू 1 ले लें अगर, और a और c का वैल्यू 2 और 3 ले लें। फोर्थ पॉइंट बता रहा हूँ ना, b इक्वल टू 1 हो जाए और c का वैल्यू 3 और a का वैल्यू 2 हो जाए ना, तो अपने को पता था यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2b लेस देन a प्लस सी है,
2b यानी 2 इंटू 1, 2 जो है वो 3 प्लस 2 यानी 5 से छोटा होता है, ये बात दिख रही है, ठीक है ना। बट ये कंडीशन ये इंप्लाई नहीं करती कि कोई सोल्यूशन नहीं होगा, सोल्यूशन तो निकल सकते हैं फिर भी, है ना। तो ऐसे देयर आर मेनी एग्जांपल्स, राइट। सो हम इस केस में क्या बोलेंगे कि ये साहब इनकरेक्ट है ना, ये इनकरेक्ट है ना, बाकी के 3 करेक्ट है शुरुआत वाले, है ना। और फोर्थ वाला क्या है, इनकरेक्ट है, ठीक है। होप सो आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं साहब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। सी गाइस दिस क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन कह रहा है कंसिडर अ ट्राइंगल विद वर्टिसेस 0, 0, 1, 2, 4, -4, 2, है ना, ठीक है। आगे कह रहा है ए बी द एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड बी बी द एरिया ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ द ट्राइंगल, है ना। देन बी अपॉन ए इक्वल्स टू क्या होगा ये बताना है। देखो भाई, सबसे पहली चीज वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट अगर दे दे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर कोई कोऑर्डिनेट दे रहा है ना, तो फिर ग्राफ बनाओ प्रॉपर ग्राफ पे चीजें ढंग से, है ना, ईमानदारी से ना, क्योंकि बड़ी मुश्किल से कोई ग्राफ के बेसिकली कोऑर्डिनेट देता है ना, तो कोऑर्डिनेट्स की इज्जत करना सीखे, है ना, ठीक है। तो भाई ये ऑरिजिन हो गया अपना, है ना। उसने बोला कि एक कोऑर्डिनेट जो है ट्राइंगल का वो तो 0, 0 ही है ना, बिल्कुल सही बात है। और दूसरा जो है 1, 2 है, तो एक्स एक्सिस पे यहाँ पे मैं 1 बोल दे रहा हूँ, है ना। तो 1 पे 2 है ना, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, है ना। तो 1 पे 2 मतलब यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट है ना, ठीक है ना साहब। ये पॉइंट मान लीजिए कोई पॉइंट अपना P है, ठीक है, 1, 2, ठीक है। और Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, -4, 2 ना। तो यहाँ पे भाई -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3 और यहाँ पे -4, है ना। -4 पे 2 मतलब यहाँ पे पॉइंट है ना, ठीक है। ये पॉइंट कौन सा हो गया, Q हो गया, -4, 2, ठीक है। अच्छा, इन तीनों को मिला के एक ट्राइंगल बन रहा है, बिल्कुल बना देते हैं साहब, अभी बना देते हैं, है ना, ठीक है ना। तो P और Q को मिला दिया, ठीक है ना साहब, और इसको O से मिला दिया और इसको P से मिला दिया। अभी बच्चा बोलेगा सर ये राइट एंगल ट्राइंगल बन सकता है क्या। मैंने कहा साइड्स की लेंथ निकाल ले, क्यों परेशान हो रहा है ना। तो भाई अगर देखा जाए तो पहली चीज़ तो ये पता चलेगा P और Q के बीच की डिस्टेंस क्या है, ठीक है ना। P Q डिस्टेंस कितनी है, तो भाई ये तो 1 यूनिट है, ये डिस्टेंस तो 1 यूनिट है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 4 यूनिट है, तो P Q तो 5 यूनिट हो गया ना, ठीक है। अब बात करते हैं OP की, है ना। OP कितना है, OP देखें तो अगर, है ना, बेस 1 यूनिट, हाइट 2 यूनिट, है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे अगर, तो रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो अंडर रूट में 5 आ जाएगा OP का डिस्टेंस। और अगर कोई OQ डिस्टेंस पूछेगा तो क्या करेंगे, OQ डिस्टेंस पूछेगा तो देखो ये डिस्टेंस कितनी है, 2 यूनिट, है ना, और ये डिस्टेंस कितनी है, 4 यूनिट। तो अंडर रूट में 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 प्लस 16 20, तो अंडर रूट 20 हो जाएगा। तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर और अंडर रूट 20 का स्क्वायर दोनों को जोड़ेंगे तो 5 + 20 25 हो जाएगा, जो कि PQ के स्क्वायर के बराबर है। तो ये इंप्लाई करता है कि ट्राइंगल POQ क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल टू ट्राइंगल, है ना। इसका मतलब इसकी सर्कम रेडियस जो होगी वो हाइपोटेन्यूज का हाफ होगी, सर्कम रेडियस जो होगी वो किसके बराबर होगी, हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज, हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज होगी, है ना। तो हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज होगी, मतलब हाफ तो एज इट इज हाफ, मतलब हाइपोटेन्यूज कितना है 5 है, तो 5/2 आ गया। तो एरिया ऑफ सर्कम सर्कल कितना हो जाएगा इसका, सर्कम रेडियस अगर पता है तो एरिया ऑफ सर्कम सर्कल क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर, सर्कम सर्कल, सर्कम सर्कल, ठीक है, दैट इज पाई r स्क्वायर। तो पाई इंटू रेडियस की जगह 5/2 का स्क्वायर, ये जो चीज थी ना उसको क्या बोलना है, एरिया ऑफ सर्कम सर्कल कितना है, वो है P, है ना। सॉरी, तो एक्चुअली में B का वैल्यू कितना आ गया अपना 25 π/4, और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, ए जो है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हाफ इंटू हाइपोटेन्यूज के अलावा बाकी जो दो साइड है उनका प्रोडक्ट, √5 × √20 है ना। तो ये √5 × √20 रूट में 100 हो जाएगा, जो रूट ऑफ 100 10 होता है, 10 का हाफ कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ए का वैल्यू 5 आ गया, बी का वैल्यू 25 π/4 आ गया। हमें क्वेश्चन ने पूछा B/A करेंगे तो 25 π/4 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा, 5 से काटेंगे इसको 5 बार, तो ये हो जाएगा 5 π/4। मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है,
बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर भाई। बी ऑप्शन क्या है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, सी दिस क्वेश्चन, क्या कह रहा है क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन कह रहा है लेट ए बी सी डी बी ए स्क्वायर, ए बी सी डी क्या है, एक स्क्वायर है, ठीक है। आगे कह रहा है कि ए लाई ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, बी ऑन पॉजिटिव वाई एक्सिस, ठीक है। डायग्राम के बारे में कुछ बता रहा है, तो डायग्राम बना लेने से अच्छा कुछ नहीं होता, है ना, ठीक है। चलिए, तो ये भाई वाई एक्सिस, ठीक है, ठीक है, वाई एक्सिस है ना, ठीक है, और ये एक्स एक्सिस हो जाएगा अपना, ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पॉइंट ए जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है, मान लो ए यहाँ पे है ना, और बी कहाँ पे, बी वाई एक्सिस के ऊपर है, ठीक है, और ए बी सी डी क्या है, एक स्क्वायर है ना, ठीक है साहब। अच्छा, तो ये तो ए बी लाइन हो गई ना। अभी मैं क्या करूँगा, ए बी लाइन को अपन क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, एक है ना, एक कॉपी करके अलग रख लेते हैं साहब, है ना, ठीक है। अच्छा, ठीक है ना साहब। अच्छा, अभी क्या है ना, जैसे अपन ने ए बी बनाया वैसे ही बी सी साइड भी होगी, है ना। तो ये कह रहा है कि सपोज द वर्टेक्स सी लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, वर्टेक्स सी जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, मतलब ये जो मैंने अभी लाइन सेलेक्ट की है ना, इसका यूज़ कर लेते हैं इधर, है ना, इसको यूज़ कर लेते हैं, इसको यहाँ रख देते हैं, ठीक है ना। बस ये लगना चाहिए कि लाइन एंगल 90 का बना रही है ना, ठीक है। अच्छा, ठीक है, ठीक है साहब, है ना। तो ये जितना ए बी था उतना ही मैंने बी सी लिया है, ये सी पॉइंट हो गया अपना। तो ये कह रहा है कि सी लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड हैज कोऑर्डिनेट u कॉमा वी, सी की कोऑर्डिनेट जो है वो u कॉमा वी है ना, ठीक है, सी की कोऑर्डिनेट क्या है, u कॉमा वी है। देन फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ u एंड v, u और v के टर्म्स में हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है। चलो करते हैं बात, है ना। तो सबसे पहले काम कर लेते हैं, a एक्स एक्सिस के ऊपर था तो उसकी कोऑर्डिनेट a कॉमा 0, b वाई एक्सिस के ऊपर था उसकी कोऑर्डिनेट 0 कॉमा b मान लेंगे, है ना। तो सोल्यूशन में सबसे पहली चीज क्या लिखते हैं, लेट कर लेंगे भाई कि लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ a, कोऑर्डिनेट्स ऑफ a कॉमा 0, है ना, एंड b 0 कॉमा b, ये मान लिया अपन, है ना। देन मैं पूछना चाहता हूँ ए बी का लेंथ कितना हो जाएगा, तो एक बालक ने बोला कि अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है सर, क्योंकि ये ए यूनिट, ये बी यूनिट, ये ओरिजिन, है ना, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा ए बी का लेंथ, है ना, पाइथागोरस थ्योरम से। आगे क्या करेंगे, जितना लेंथ ए बी का है ना, उतना ही लेंथ किसका होगा, बी सी का होगा। बिल्कुल सही बात है सर। मैंने कहा ठीक है, और क्या खास बात बताया यू और वी को रिलेट करने के लिए, तो भाई हम डायरेक्टली यू वी पे नहीं जा सकते, लेकिन हमें ये पता है कि बी सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, है ना, ठीक है ना, क्योंकि स्क्वायर की क्या खास बात होती है, स्क्वायर की क्या खास बात होती है, स्क्वायर की खास बात ये होती है कि उसके सारे इंटीरियर एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। तो अभी मैं अगर आपसे कोई पूछे स्लोप ऑफ बी सी इंटू स्लोप ऑफ ए बी, है ना, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या -1 होगा, मैंने कहा हाँ बिल्कुल होगा। तो क्या करूँ उसके लिए, भाई एक काम कर, है ना, स्लोप निकालने की कोशिश कर। तो स्लोप ऑफ बी सी कैसे निकालूंगा, तो मैंने कहा y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, फॉर्मूला लगा देंगे, तो v माइनस बी अपॉन में u माइनस 0, है ना, मेरे v और u दोनों एक जैसे ही बनते हैं, है ना, तो कोशिश करता हूँ दोबारा बनाने की, है ना। तो v माइनस बी अपॉन u माइनस 0 दैट इज इक्वल टू, दैट इज मल्टीप्लाइड विद, है ना, स्लोप ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा b माइनस 0 अपॉन में 0 माइनस ए, है ना, b माइनस 0 0 माइनस ए, है ना, दैट इज इक्वल टू -1, है ना। तो v माइनस बी, है ना, अपॉन में u दैट इज इक्वल टू, इसको उधर फेंक देंगे, है ना, तो -1 के मल्टीप्लाई में नीचे माइनस ए है, ऊपर प्लस का b है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो v माइनस बी अपॉन में u जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, a अपॉन बी के बराबर आ जाएगा, है ना, जिसमें बेसिकली ये जो v माइनस बी अपॉन यू है ना, ये स्लोप ऑफ बी सी है ना, स्लोप ऑफ बी सी है। ओके, अब मैं अगर बोल दूं, है ना, कि अब मैं अगली बात अगर ये बोल दूं भाई कि किसी हालात में अगर मैं BC को थोड़ा पीछे एक्सटेंड करूँ ना, ठीक है ना, BC को अगर मैं पीछे एक्सटेंड करूँ, ठीक है, और वो एक्सटेंडेड पार्ट जो है वो एक्स एक्सिस के साथ में एंगल बना रहा है थीटा, है ना, ठीक है ना। तो
ये जो a अपॉन बी स्लोप आया है ये किसके बराबर हो जाएगा, टेन थीटा के बराबर हो जाएगा। क्या आप मानेंगे ये बात, बिल्कुल मानेंगे ना, ठीक है ना। हाँ यहाँ लिख देता हूँ, बी सी मेक्स एंगल थीटा विथ एक्स एक्सिस, ठीक है ना साहब, ठीक है। तो भाई ये टेन थीटा हो गया है ना। अब मैंने सोचा अगर ये एंगल थीटा है ना भाई, अगर किसी हालात में किसी इंसान के कहने पर, है ना, किसी इंसान के कहने पर अगर आप में से किसी ने क्या किया, बी से एक एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, है ना, तो भाई ये एंगल भी कितना का होगा, थीटा का ही होगा। और फिर अगर किसी के कहने पर आपने सी से एक परपेंडिकुलर इस लाइन के ऊपर डाल दिया और यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया और इस पॉइंट को एम बोल दिया, और आप में से कोई ने पूछा कि सर ये डिस्टेंस कितना है, तो मैं बोलूँगा भाई ये डिस्टेंस b है, ये पूरा डिस्टेंस v है, तो ऊपर ये जो डिस्टेंस बचेगा ये v माइनस बी डिस्टेंस बचेगा। मैंने कहा ओके, और ये डिस्टेंस कितना होगा, तो ये x कोऑर्डिनेट के बराबर यानी u के बराबर होगा, ठीक है ना। तो अगर सर अगर सर हमसे कोई बोलेगा कि b और c के बीच में डिस्टेंस कितनी है, तो हम बोल देंगे अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। मैंने कहा ओके। तो अगर सर हम ये बोल दें अगर हम ये बोल दें कि यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू, है ना, साइन थीटा का वैल्यू कितना आएगा, साइन थीटा का वैल्यू आएगा v माइनस बी अपॉन रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, बिल्कुल सही बात है सर। और कॉस थीटा का वैल्यू कितना आएगा, कॉस थीटा का वैल्यू कितना आएगा, कॉस थीटा का वैल्यू आएगा u अपॉन में रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, क्योंकि आपको पता ही है साइन थीटा क्या होता है और कॉस थीटा क्या होता है। अब अगर मैं साइन थीटा कॉस थीटा में डिवाइड करवाऊँ ना, साइन थीटा कॉस थीटा में डिवाइड करवाऊँ, है ना, साइन थीटा और कॉस थीटा में क्या करवाऊँ, डिवाइड करवाऊँ, है ना। या फिर मैं ये सोचूं कि मैं यहाँ से कंपैरिजन सोचूँ ना कि भाई सर यहाँ पे जो सर ने टेन थीटा लिखा हुआ था, है ना, इस टेन थीटा को अपन और क्या लिख सकते थे, है ना, इस टेन थीटा को अगर अपन साइन थीटा अपन कॉस थीटा लिखते तो हम यहाँ से साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकते थे। कैसे कि ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया, है ना, ए तो परपेंडिकुलर हो गया, बी बेस हो गया, तो अगर हम चाहें तो साइन थीटा की वैल्यू ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखेंगे, है ना, और कॉस थीटा की वैल्यू लिखेंगे बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर, ऐसा ही लिखेंगे ऑफ कोर्स। तो हमारे पास साइन थीटा और कॉस थीटा की एक एक वैल्यू और है ना। साइन थीटा की वैल्यू है ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। ये क्या इंप्लाई करेगा, ये इंप्लाई करेगा कि साइन थीटा का वैल्यू हो गया ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और ठीक है ना साहब, कॉस थीटा का वैल्यू कितना है, कॉस थीटा का वैल्यू कितना है, बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो भाई ये जो दो वैल्यू है ना, एक ये वाला वैल्यू और एक ये वाला वैल्यू, इन दोनों को कंपेयर करवाओ और ऊपर वाला वैल्यू को इस वैल्यू के साथ कंपेयर करवाओ, ठीक है ना साहब। तो जब आप कंपेयर करवाओगे ना, तो साइन थीटा का वैल्यू था v माइनस बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही था। ये बराबर हो जाएगा किसके किसके बराबर हो जाएगा भाई, साइन थीटा वाले वैल्यू, साइन थीटा वाले वैल्यू के, यानी ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, है ना। तो यहाँ से ये डिनोमिनेटर तो कैंसिल हो जाएगा और b माइनस बी इक्वल टू ए था, तो v इक्वल टू हो जाएगा a प्लस बी, है ना। पहली बात तो ये समझ में आनी चाहिए आपको ना। दूसरी बात, कॉस थीटा की वैल्यू कंपेयर करवाऊंगा, सॉरी, कॉस थीटा की वैल्यू u अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पे b अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो u अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो किसके बराबर हो गया, b अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किया ना। तो कैंसिलेशन करेंगे रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b, है ना। ओके, तो हमें अगर कोई पूछता है एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा ना, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, तो हम क्या बोलते हैं, साइड का स्क्वायर ना, साइड लेंथ का स्क्वायर, ठीक है, यही बोलते हैं। और साइड लेंथ कितनी निकाली थी आपने, याद करो, ए बी की लेंथ कितनी आई थी, बी सी की लेंथ कितनी आई थी, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा मैंने, ठीक है ना साहब, और उसका क्या कर दिया, होल स्क्वायर कर दिया, तो स्क्वायर और रूट हट गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच गया। अब एक बच्चे ने पूछा सर ए की वैल्यू क्या है और बी की वैल्यू क्या है, तो एक बच्चे ने बोला बी की वैल्यू तो सर यू है, बी की जगह तो आप यू लिख दीजिए, उसका स्क्वायर कर दीजिए। मैंने कहा ओके। और ए की वैल्यू क्या है, तो ए की वैल्यू अगर यहाँ से निकालेंगे तो हो जाएगा वी माइनस प्लस का बी उधर जाएगा तो माइनस बी, और बी की वैल्यू कितनी है, यू, तो ए की वैल्यू है वी माइनस यू, तो ए की जगह लिखा v माइनस यू का होल स्क्वायर ना। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यही एरिया ऑफ स्क्वायर है, तो इसको सिंप्लीफाई किया क्या आएगा बताओ, तो v माइनस यू का होल स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा वी स्क्वायर माइनस टू यू वी
और प्लस में यू स्क्वायर, और यहाँ पे यू का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे भी यू स्क्वायर। तो अल्टीमेटली एरिया ऑफ स्क्वायर जो है, एरिया ऑफ स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ यू एंड वी, वो क्या आएगा, वो आ जाएगा वी स्क्वायर माइनस 2uv, ठीक है ना, और प्लस में यू स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर यानी 2u स्क्वायर। दिस विल बी द एरिया ऑफ स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ यू एंड वी। होप सो आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर है। सीरियस गाइस, क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है अ लाइट रे ट्रेवलिंग अलोंग लाइन y इक्वल टू 1, है ना। एक लाइट रे है, वो ट्रेवल कर रही है y इक्वल टू 1 वाली लाइन के पाथ पर, है ना। y इक्वल टू 1 वाली लाइन पता है आपको? ऑफ कोर्स पता होगा। ये अपना एक्स एक्सिस हो गया, नहीं y एक्सिस, ठीक है, हाँ, और ये अपना हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है। अच्छा, ये अपना हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया अपना वाई एक्सिस, ठीक है। अभी y इक्वल टू 1 वाली लाइन है ना, y इक्वल टू 1 वाली लाइन मतलब ये वाली लाइन, y इक्वल टू 1 वाली लाइन है, उसके अलोंग कोई लाइट रे आ रही है, ठीक है ना, इज रिफ्लेक्टेड बाय मिरर प्लेस्ड अलोंग y x इक्वल टू 2y, x इक्वल टू 2y वाली लाइन ड्रॉ करते हैं सबसे पहले तो यार, है ना। उसको येलो कलर से ड्रॉ करते हैं मिरर को ना। देखो x इक्वल टू 2y वाली जो लाइन है ना, x इक्वल टू 2y वाली जो लाइन है वो मिरर का काम कर रही है, तो मिरर थोड़ा सा भारी बनाते हैं ना, और क्योंकि उसमें कांस्टेंट नहीं है तो मतलब वो लाइन कहाँ से पास करेगी, ओरिजिन से पास करेगी ना। तो भाई ये x इक्वल टू 2y वाली लाइन है ना, x इक्वल टू 2y वाली लाइन है। अभी यहाँ पर क्या है ना, क्या खास बात हुई, एक लाइन आई भाई, है ना, y इक्वल टू 1 से, है ना, y इक्वल टू 1 मतलब ये वाली लाइन होगी, है ना, ठीक है ना साहब, ये y इक्वल टू 1 वाली लाइन है ना। ये कौन सी लाइन है, y इक्वल टू 1 वाले पाथ पर एक लाइट रे आई, है ना, वो इससे टकराई, है ना, और फिर टकरा के जिस एंगल पे वो आ रही है ना, लेट्स से वो एंगल थीटा पे आ रही है ना, तो उसी एंगल पे क्या हो जाएगी, है ना, उसी एंगल पे क्या हो जाएगी, डाइवर्ट हो जाएगी, है ना, ठीक है ना, ऐसे डाइवर्ट हो जाएगी, है ना। हाँ, मिरर्स पे कोई भी लाइट रे आएगी तो, है ना, ऐसे आएगी और भिड़ के आगे निकल जाएगी, तो जिस एंगल पे वो आई थी उसी एंगल पे निकल जाएगी, थीटा एंगल हो जाएगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रिफ्लेक्टेड रे, जो रिफ्लेक्शन गया इसका, रिफ्लेक्ट होने के बाद में जिस डायरेक्शन में गई है वो रिफ्लेक्टेड रे ट्रेवल्स अलोंग द लाइन, कौन सी लाइन के अलोंग ट्रेवल करेगी ये बताना है अपने को। मतलब इस लाइन की इक्वेशन चाहिए ना। तो भाई इस लाइन की इक्वेशन कैसे निकालें, सबसे पहली चीज एक काम कर लेते हैं, पहले इस लाइन को थोड़ा सा बड़ा बड़ा बना लेते हैं ना। इस लाइन को अगर मैं पीछे एक्सटेंड कर लूँ ना, पीछे एक्सटेंड कर लूँ, है ना, ये मैंने इस लाइन को पीछे एक्सटेंड कर लिया, ठीक है, ठीक है ना साहब, इस लाइन को मैंने पीछे एक्सटेंड कर लिया, ठीक है, ओके। अभी मुझे इस लाइन की इक्वेशन चाहिए। मैंने बोला यार क्योंकि y इक्वल टू 1 वाली लाइन जो है वो x एक्सिस के पैरेलल ही होती है, तो अगर ये एंगल थीटा है ना, तो भाई ये एंगल भी कितने का होगा, थीटा का ही होगा। और दूसरी बात, अगर येलो वाली लाइन और इस लाइन के बीच में एंगल यहाँ थीटा है, तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, थीटा ही बनेगा। अच्छा, तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल होगा, यानी रिफ्लेक्टेड रे जो है ना, वो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना के जाएगी वो होगा 2 थीटा, क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, इंटीरियर टू अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर, ठीक है। तो मुझे बेसिकली चाहिए रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन, और रिफ्लेक्टेड रे की अगर मुझे स्लोप चाहिए तो वो tan 2 थीटा के बराबर मिल जाएगी। अब अपने को ये पता होना चाहिए कि tan थीटा क्या है ना। तो भाई अभी जो ये मिरर है वो क्या एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस के साथ में थीटा, है ना। तो मिरर की इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू 2y, है ना, ठीक है। तो स्लोप ऑफ मिरर लाइन क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ मिरर लाइन, है ना। तो एक बच्चे ने पूछा सर इक्वेशन क्या है इसकी, मैंने कहा x इक्वल टू 2y। सर y की फॉर्मेट में लिखें तो y इक्वल टू एक्स अपॉन 2, ये इक्वेशन है इसकी, है ना। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे तो इसका स्लोप जो है ना tan थीटा दैट इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा, क्योंकि अगर y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे ना तो m का वैल्यू 1/2 दिख रहा है ना। मैंने कहा ठीक है, tan थीटा का वैल्यू 1/2 है। अगर मुझे स्लोप ऑफ रिफ्लेक्टेड रे चाहिए, है ना, रिफ्लेक्टेड रे चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, tan 2 थीटा के बराबर हो जाएगा, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे जो है वो 2 थीटा एंगल बना के जा रही है, किसके साथ में, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में। तो tan 2 थीटा कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ tan 2 थीटा।
तो टेन टू थीटा का फॉर्मूला लगा दिया। अब यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू 1/2 डाल देंगे, तो 2 इंटू टेन थीटा की जगह 1/2 अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा की जगह 1/2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन में 1 में से 1/2 का स्क्वायर है नहीं 1/4 माइनस करेंगे तो 3/4 बचेगा, तो अल्टीमेटली रेसिप्रोकल के 4/3 हो जाएगा। ठीक है ना, दिस इज स्लोप ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, है ना, आर है ना। ठीक है, अब आगे क्या करें, इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे ना। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे कैसे निकालेंगे। इक्वेशन निकालने के लिए क्या करते हैं, अपने पास में एक पॉइंट होना चाहिए ना, क्या होना चाहिए, पॉइंट, है ना। पॉइंट तो है ही नहीं, कोई भी लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए क्या चाहिए, एटलीस्ट स्लोप और एक पॉइंट चाहिए ना। तो क्या करें, ये वाला पॉइंट निकालने की कोशिश करते हैं ना। इस वाले पॉइंट पे एक्चुअली ये जो लाइन थी ना y = 1 वो आके क्या कर रही थी, अटैक कर रही थी ना। तो इस पॉइंट पे है ना, एक्चुअली जो भी ये पॉइंट है उसका y कोऑर्डिनेट तो 1 होगा, ये बात तो निश्चित है। क्यों, क्योंकि y का वैल्यू 1 रहेगा इस लाइन के ऊपर, कहीं भी चले जाओ ना, और ये लाइन किसी से भिड़ेगी तो उस पॉइंट के भी y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 1 ही होगी, है ना। ठीक है, और इस लाइन की बात करें अगर, तो इस लाइन पे आने वाले हर एक पॉइंट में ये रिलेशन रहता है x = 2y, है ना। अगर y का वैल्यू 1 है तो यहाँ पे डालेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो एक्चुअली 2,1 से लाइन पास होगी, है ना। तो रिफ्लेक्टेड रे पासेस थ्रू, हमें लिखेंगे रिफ्लेक्टेड रे जो है, रिफ्लेक्टेड रे पासेस थ्रू, कहां से पास करती है, कहां से पास करती है भाई, 2,1 से ना, तो सेटिस्फाई करा देंगे, है ना। क्या करा देंगे, सेटिस्फाई, इक्वेशन लिख देंगे। इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे क्या होगी, y = mx + c, तो y = m की जगह पे स्लोप आया 4/3 x और प्लस में c 4/3 है ना। हाँ, तो इसको सेटिस्फाई करा लेंगे 2,1 से, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1, तो यहाँ से c का वैल्यू निकल जाएगा 1, 4 2 8/3 इधर आके -8/3, 3 1 3 -8, तो -5/3 बचेगा। ठीक है ना, ये किसका वैल्यू हो जाएगा, c का। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, फाइनल इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, है ना। क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई, आ जाएगा y = m की जगह पे 4/3 x प्लस में c की जगह -5/3, 3 एलसीएम लेके उधर फेंक देंगे तो 4x प्लस का 3y उधर जाएगा तो माइनस का 3y, -5 उधर फेंक देंगे तो प्लस का 5, ये इक्वेशन आ जाएगी भाई। और ये किस कौन से ऑप्शन से मैच करती है, 4x - 3y = 5, ए ऑप्शन से मैच करती है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। होप सो आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं भाई आगे, है ना। चलिए, है ना, सी दिस क्वेश्चन गाइस, क्या कह रहा है क्वेश्चन, सी दिस क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स h, k, ए जो है वो सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स h, k, है ना, कोई डिनोट कर रहा है, सच दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय पॉइंट्स h, k 5,6 3,2 इज 12 स्क्वायर यूनिट्स, है ना। तो यार क्वेश्चन को देखते हैं, सबसे पहली चीज तो ये पता चल गई कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला याद है किसी को, ऑफ कोर्स याद होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता था, है ना, आपको याद हो, गंदा सा फॉर्मूला, x1 y1 1, x2 y2 2, x2 y2 1, x3 y3 1, है ना, और यहाँ पे 1/2 ना, यही होता था एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला। हाँ, वैल्यू डाल देंगे ना, डायरेक्टली वैल्यू डाल रहा हूँ भाई। एरिया ऑफ ट्राइंगल दे रखा है 12, तो यहाँ पे आ जाएगा +-12, आप जानते हैं + क्यों, है ना। यहाँ पे 1/2, ठीक है ना, पहला कोऑर्डिनेट h, k 1, ठीक है, फिर आएगा 5 6 1, है ना, फिर आएगा 3 2 1, है ना, 3 2 1, है ना। तो 2 को उधर फेंका, +-24 हो गया, ठीक है ना, दैट इज इक्वल टू, इधर सॉल्व करते हैं तो h ब्रैकेट में 6 - 2 यानी 4, तो 4h फिर k माइनस का, है ना, तो k के लिए लेंगे तो ये कट 1 5 5 1 5 -3 1 3, तो 5 - 3 कितना हो जाएगा 2, तो 2 k हो जाएगा, और ये कैंसिल करके प्लस का 1 लिखेंगे तो यहाँ पे जाएगा 10 - 18 यानी -8, है ना। एक्चुअली दो वैल्यूज आ गई ना, एक्चुअली 4h - 2k दैट इज इक्वल टू हो गया -8 हो जाएगा, तो प्लस का 8 +-24, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2 का डिवाइड कर सकते हैं सब में, तो 2h - k दैट इज इक्वल टू हो गया अपना 4 +-12, तो ऐसे दो इक्वेशन बन जाएंगे, एक तो 2h - k दैट इज इक्वल टू 4 + 12 यानी 16, और 2h - k दैट इज इक्वल टू 4 - 12 यानी -8, दो बन जाएंगी भाई इक्वेशन। अब क्या करें, अब क्या करें,
ये कह रहा है व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ अ लाइन, है ना। बेसिकली उसको भी पता था कि 2 लाइन आएंगी, तो वो बोल रहा है कि व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 0 0 टू द पॉइंट ए, है ना। अच्छा, ए जो है वो सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स एच कॉमा के है, तो सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स एच कॉमा के या तो इस लाइन के ऊपर लाई करेंगे या फिर इस लाइन के ऊपर लाई करेंगे। अब हमें देखना है कि उन सारे पॉइंट्स में से कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसकी 0,0 यानी ओरिजिन से डिस्टेंस लीस्ट पॉसिबल होगी, लीस्ट पॉसिबल डिस्टेंस, है ना। तो भाई देख लेते हैं, है ना। इस लाइन की 0 0 से डिस्टेंस निकाल लेते हैं ना। तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन निकालने का तरीका क्या होता है पता है आपको? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, है ना। तो जिनको फॉर्मूला नहीं पता था मैं बता देता हूँ, है ना। एक्चुअली किसी भी पॉइंट x1, y1 से अगर किसी लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी दैट इज इक्वल टू 0 की डिस्टेंस निकालनी है ना, तो वो होती है ax1 प्लस by1 प्लस सी डिवाइडेड बाय अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। ये डिस्टेंस हो जाती है साहब, है ना। ठीक है, मॉड लगा के ये डिस्टेंस होती है ना। हाँ, तो क्या करेंगे, ओरिजिन की कोऑर्डिनेट 0,0 है ना, तो पुट करेंगे तो यहाँ पर जाएगा 2 इंटू 0 0 माइनस 0 और प्लस का 16 इधर आके माइनस का 16 डिवाइडेड बाय रूट में 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी रूट में 5। ये डिस्टेंस हो जाएगी, है ना, मॉड लगा के। एक्चुअली वो डिस्टेंस जो आएगी वो आएगी 16 अपॉन में रूट 5। तो पहले वाले सेट ऑफ पॉइंट्स में डिस्टेंस आ गई 16 बटे में रूट 5, है ना। अभी देखना है कि दूसरे वाले में डिस्टेंस क्या आती है। हमें लीस्ट पॉसिबल डिस्टेंस वाला पॉइंट उठाना है ना, मतलब हमें वो लीस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बतानी है ना। तो अभी यहाँ पे तो डिस्टेंस 16 बाई रूट 5 चाहिए, है ना। अब यहाँ पे डिस्टेंस निकालेंगे, है ना, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, है ना। ठीक है, तो क्या हो जाएगी भाई, दैट इज इक्वल टू जाएगा मॉड में ax1 प्लस बी वाई वन और प्लस में सी डिवाइडेड बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे 0 0 और माइनस का 8 आ गया तो प्लस का 8 डिवाइडेड बाई रूट में 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी रूट में 5 आ जाएगा। तो भाई अल्टीमेटली 8 बाई रूट 5 आई डिस्टेंस यहाँ पे, है ना। तो लीस्ट डिस्टेंस ये है ना, दिस इज लीस्ट पॉसिबल डिस्टेंस, लीस्ट डिस्टेंस, है ना। तो भाई लीस्ट डिस्टेंस पूछ रहा था क्या आएगी, तो भाई लीस्ट डिस्टेंस आ गई 8/√5, है ना। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। होप सो आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन, अगेन लोकस वाला क्वेश्चन, है ना। कह रहा है अ रॉड ए बी ऑफ लेंथ 3 रेस्ट्स ऑन अ वॉल एज फॉलोज, है ना। ठीक है, कुछ इस टाइप से, ना। डायग्राम भी देखा था इसका, है ना, मैंने बनाया नहीं क्योंकि मुझे लग रहा था मैं बना ही दूंगा, है ना, यहाँ पे। ठीक है, तो भाई इसका डायग्राम जो एग्जाम में दिया हुआ था वो मैं बना रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है साहब, तो एक्चुअली में क्या है, एक रॉड है ए बी, है ना, वो कुछ इस टाइप से रेस्ट कर रही है वॉल के ऊपर। ए पॉइंट यहाँ पे है, बी पॉइंट यहाँ पे है। ठीक है, पी पॉइंट इस हिसाब से है, ठीक है ना, कि ए पी टू पी बी 1:2 है ना। ठीक है, तो ये कह रहा है, अच्छा इसकी लेंथ 3 यूनिट है, पूरे की लेंथ 3 यूनिट है ना। ठीक है, अच्छा आगे क्या कह रहे हैं, इफ द रॉड स्लाइड्स अलोंग द वॉल देन लोकस ऑफ पी लाइज ऑन, पी का लोकस किस पे लाई करेगा इन सब पॉइंट्स में से, है ना। तो सबसे पहला काम क्या कर सकते हैं, बी पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो उसकी कोऑर्डिनेट a,0, ठीक है ना, हमेशा की तरह, है ना। और इसके कोऑर्डिनेट 0, b, है ना। तो सबसे पहला काम तो लोकस निकालने के लिए अपने को पहले ए और बी के कोऑर्डिनेट मानने पड़ेंगे। तो लेट ए के कोऑर्डिनेट तो 0, बी के कोऑर्डिनेट a,0 ये मान लिया अपन ने ना। तो सबसे पहली चीज़ ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो जाएगी रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट हटा लिया, उधर 3 लिखा हुआ था उसका स्क्वायर करके 9। ये तो फर्स्ट इक्वेशन हो गई अपनी, है ना। ये क्या होगी, फर्स्ट इक्वेशन हो गई ना। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी मान लेते हैं ना, कोऑर्डिनेट्स। एक्चुअली उसने बोला कि पी इज अ पॉइंट ऑन ए बी, पी कोई पॉइंट है ए बी के ऊपर सच दैट कि ए पी और पी बी का रेशियो 1:2 हो जाए, है ना। तो पी के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x, y, है ना। क्या मान लेते हैं, x, y है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी क्या मान लेते हैं, p, है ना, ये x, y है ना। तो x की वैल्यू किसके बराबर होगी, आपको सेक्शन फॉर्मूला लगाना है। क्या लगाना है, सेक्शन फॉर्मूला लगाना है ना। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, m1x2 प्लस m2x1 अपन में m1 प्लस m2, है ना, और m1y2 प्लस m2y1 अपन m1 प्लस m2, है ना। तो फॉर्मूला लगा देंगे तो यहाँ पर जाएगा 1 इंटू x2 यानी a, है ना, 1 इंटू a प्लस 2 इंटू 0, है ना, डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2। ये x की वैल्यू जाएगी और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू b, है ना, डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2। तो अल्टीमेटली x का वैल्यू आया a/3 और y का वैल्यू आया 2b/3, है ना। तो हमें क्या करना है, P पॉइंट का लोकस निकालना है।
पी पॉइंट का लोकस निकालना है, मतलब पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट थे ना एक्स और वाई, उनको किसी इक्वेशन में शिफ्ट करना है ना। तो हमारे पास इक्वेशन ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 9। तो इसमें ए और बी की जगह एक्स और वाई लाना है, तो क्या से लेके आएंगे, यहाँ से ए का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे 3 को इधर फेंका तो 3x आ जाएगा ए का वैल्यू, और बी का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, कितना आएगा 3 इधर आएगा तो 3y अपॉन में 2b का 2 है ना। तो ये b का वैल्यू आ जाएगा, ये दोनों वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देंगे। तो ए की जगह वैल्यू डाल दिया 3x उसका होल स्क्वायर प्लस बी की जगह 3y अपॉन में 2 उसका होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 9। तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर अपॉन में 4 दैट इज इक्वल टू 9। सबसे पहले 9 सब में है तो 9 का तो सब में डिवाइड कर देंगे, 4 एलसीएम 4 का सब में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, 9 का सब में डिवाइड तो 9 गया, 4 का सब में मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, और उसके डिवाइड में पहले से 4 था तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा y स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, उधर तो 1 बचेगा तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 है ना। ये अपने पास में क्या आ जाएगा, लोकस आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। होप्स आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं भाई आगे, है ना, ठीक है। और आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं ना, है ना। ये एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए। ये कह रहा है सपोज ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है ना, ABCD क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, सी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। पूछ रहा है डी के कोऑर्डिनेट की क्या चॉइस होनी चाहिए ताकि ABCD एक ट्रेपेजियम बने, है ना। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है ना, ए बी सी के कोऑर्डिनेट तो दे रखे हैं, डी के कोऑर्डिनेट इनमें से 4 में से क्या हो ताकि ABCD एक ट्रेपेजियम बन जाए ना। तो ट्रेपेजियम की क्या खास बात होती है, 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं ना। तो आपको क्या करना है, आपको AB पैरेलल DC है ना, या तो AB का स्लोप निकाल लो और CD का स्लोप निकाल लो ना। CD का स्लोप में D इन चारों में से कोई एक लेना है, पहले ये लेना फिर ये फिर ये फिर ये, है ना। चेक कर लेना कौन से में AB का स्लोप और CD का स्लोप बराबर आ रहे हैं। अगर नहीं आ रहे हैं तो फिर AD का स्लोप और BC का स्लोप बराबर करने की कोशिश करना ना, है ना। हाँ, मतलब आपको अल्टीमेटली 4 से 5 बार स्लोप निकालना पड़ेगा, आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो ये होमवर्क में क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है। बढ़ते भाई लास्ट क्वेश्चन, है ना, ये कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन L। स्लोप निकालना है लाइन L का, दैट सेटिस्फाइड द बोथ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, है ना। क्या प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है, पहली चीज तो कह रहा है L इज अ टेंजेंट टू द ग्राफ y इक्वल टू एक्स क्यूब, है ना। क्या कह रहा है, y इक्वल टू एक्स क्यूब का जो भी ग्राफ होगा, है ना, उसकी कोई एक टेंजेंट जो है ना वो L है, ठीक है। तो भाई अगर y इक्वल टू एक्स क्यूब का जो ग्राफ होगा, है ना, उसका अगर टेंजेंट निकाले, है ना, तो टेंजेंट का स्लोप क्या आएगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई dx के बराबर होता है ना, ठीक है ना। स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होता है dy बाई dx के बराबर होता है। तो अगर y इक्वल टू एक्स क्यूब है तो dy बाई dx क्या होगा, हो जाएगा एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन यानी 3x स्क्वायर। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट अपन किसी पॉइंट पे निकालेंगे, कहां पर, एट x नॉट कॉमा y नॉट, है ना। तो उसका स्लोप क्या आ जाएगा भाई, वो निकालेंगे तो वो क्या होगा बेसिकली dy बाई dx की वैल्यू एट x नॉट कॉमा y नॉट, एट x नॉट कॉमा y नॉट, है ना, ठीक है ना, एट x नॉट कॉमा y नॉट। क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी, तो x दिखेगा तो x नॉट रख देंगे, y दिखेगा तो y नॉट। ये स्लोप है बेसिकली, ये dy बाई dx की वैल्यू है, इसमें x की जगह x नॉट डालेंगे तो 3x नॉट का स्क्वायर, दिस इज स्लोप। ये क्या आ गया अपना, स्लोप आ गया, क्या आ गया, स्लोप ऑफ L, है ना। अच्छा, तो उसने बोला कि L जो है वो टेंजेंट है इस ग्राफ के ऊपर, तो वहां से स्लोप आ गया, है ना। आगे कह रहा है कि L पासेस थ्रू द पॉइंट 0,2000, L जो है वो 0,2000 से पास होता है। तो L अगर 0,2000 से पास होता है तो अपन एक काम कर सकते हैं क्या भाई, इक्वेशन लिख सकते हैं क्या। पहली चीज तो इक्वेशन ऑफ L लिख लेते हैं ना। क्या हो जाएगा इक्वेशन ऑफ L, लाइन का इक्वेशन। मैंने बोला कि यार देखो एक्स क्यूब का जो भी ग्राफ होगा ना, कुछ ऐसा सा ग्राफ होगा ना, ठीक है ना, ऐसा सा ग्राफ, कुछ गजब ही बना दिया, ऐसा ग्राफ बना दिया, है ना। एक्स क्यूब का ग्राफ कुछ ऐसा होगा, है ना। तो इसके किसी पॉइंट पे मान लो यहाँ पे L टेंजेंट है ऐसे, है ना, ठीक है ना। तो भाई इतनी सी बात तो समझते हो ना आप लोग कि ये L जो है ना आगे चल के कहाँ से पास हो रहा है 0,2000 ना, यानी ये ऐसे ना होकर के ऐसे होगा ना, ठीक है ना, ऐसे है ना, x का वैल्यू 0 y का वैल्यू 2000 है ना, ऐसा, ठीक है। ऐसे लाइन L पास हो रही है ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है भाई कि आपने मान लिया कि यहाँ पे कोई पॉइंट है x नॉट कॉमा y नॉट, है ना, यहाँ से ये लाइन पास हो रही है ना, और इसका स्लोप भी आपको पता है 3x नॉट स्क्वायर।
तो आप इक्वेशन ऑफ एल लिख लो, वो क्या हो जाएगी y माइनस वाई वन यानी y माइनस वाई नॉट अपॉन में x माइनस एक्स नॉट। ये स्लोप हुआ और ये स्लोप एक्चुअली किसके बराबर 3x नॉट के बराबर, 3x नॉट स्क्वायर के बराबर। ये हो गई भाई इक्वेशन ऑफ एल, है ना। अब ये कहाँ से पास कर रही है भाई 0,2000 से ना, तो ये कहाँ से पास हो रही है, इट पासेस थ्रू 0,2000, है ना 0,2000। तो इसको सेटिस्फाई करा लेंगे तो y तो गायब हो जाएगा, y तो क्या हो जाएगा गायब हो जाएगा, और वहां से कोई वैल्यू निकलेगी क्या अपने पास में ऑफ कोर्स निकलेगी। y का वैल्यू 0 डाल दिया तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का वाई नॉट अपॉन में x माइनस एक्स नॉट, तो x की जगह पे 2000, ठीक है ना साहब, माइनस एक्स नॉट दैट इज इक्वल टू 3x नॉट, है ना। क्या करें भाई 3x नॉट स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर लें क्या मल्टीप्लाई कर लें क्या, है ना। अच्छा 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 ओके 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 ओके। तो यार एक काम कर लेते हैं ना क्योंकि अगर एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट इस ग्राफ के ऊपर लाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली, है ना, यहां से अपन एक बात और बोल सकते हैं कि वाई नॉट जो होगा वो एक्स नॉट क्यूब के बराबर होगा, है ना। तो इस वाई नॉट की जगह वैल्यू डाल दी माइनस वाई नॉट की जगह पे एक्स नॉट का क्यूब डाल दिया ना, डिवाइडेड बाय 2000 माइनस एक्स नॉट, है ना, दैट इज इक्वल टू 3x नॉट का स्क्वायर, है ना। तो एक्स नॉट स्क्वायर से एक्स नॉट क्यूब को कैंसिल किया तो यहाँ पे एक्स नॉट बच गया, इसको इधर फेंक दिया ना तो माइनस का एक्स नॉट दैट इज इक्वल टू, है ना, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 6000 माइनस 3x नॉट हो जाएगा। अच्छा ओके तो माइनस 3x नॉट हो जाएगा प्लस का, तो प्लस का 3x नॉट माइनस एक्स नॉट, तो 2x नॉट दैट इज 6000, तो x नॉट कितना आ जाएगा 3000। अच्छा ओके ठीक है, तो हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था स्लोप, भाई स्लोप चाहिए अपने को ना। हमें ऐसा क्यों लग रहा है हमने ज्यादा कुछ कर दिया ना, ज्यादा कुछ काटा, ज्यादा कुछ काट दिया क्या। हाँ यार वैल्यूज उल्टे रख दिए यार, है ना x की जगह 0 और y की जगह 2000 रखना था, है ना। y की जगह 0 और x की जगह 2000 रख दिया ना, गलत किया। चलो सही करते हैं इसको, हाँ उल्टा कर दिया ना। y की जगह 2000 डालेंगे तो 2000 माइनस वाई नॉट डिवाइडेड बाय x की जगह 0 और नीचे माइनस में एक्स नॉट, दैट इज इक्वल टू 3x नॉट का स्क्वायर। तो यहाँ पे माइनस एक्स नॉट को फेंक देते हैं, काम करते हैं, तो यहाँ पे 2000 माइनस वाई नॉट की जगह पे क्या डाल दें, वाई नॉट की जगह पे एक्स नॉट का क्यूब डाल देते हैं, दैट इज इक्वल टू माइनस एक्स नॉट इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 3x नॉट का क्यूब हो जाएगा, ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 2000 दैट इज इक्वल टू माइनस का 3x नॉट क्यूब और इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये माइनस का 2x नॉट क्यूब हो जाएगा। तो -2 से इधर डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1000 माइनस का 1000 दैट इज इक्वल टू एक्स नॉट का क्यूब। तो एक्स नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 1000 का क्यूब रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा -10। तो हमें चाहिए था स्लोप ऑफ एल, है ना, तो वो 3x नॉट स्क्वायर था। स्लोप ऑफ एल क्या था, वो था 3x नॉट का स्क्वायर, तो हो जाएगा 3 इंटू -10 का स्क्वायर यानी प्लस का 100, तो स्लोप आ जाएगा भाई 300। तो 300 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। होप सो आपको ये बात समझ में आई होगी। ये सेम ट्राइंगल वाला क्वेश्चन है, एरिया निकालने के लिए बोल रहे हैं, ये आप कर सकते हैं होमवर्क में, है ना, आसान सवाल, ठीक है। दूसरी बात एक ये क्वेश्चन, ये भी आसान क्वेश्चन है, ये भी आप लोग कर सकते हैं, ये ISI 2013 में क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। चलिए होप सो आपने स्ट्रेट लाइंस चैप्टर के PYQs को अच्छे से समझा होगा, मज़ा आया होगा आप लोगों को, है ना। इसी के साथ इस सेशन के लिए अभी के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, बाय एवरीवन।